रॉयल एबकाम मुफ्ती लाइब्रेरी से पुस्तक डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। http://royalib.com। लेखक की सभी पुस्तकें http://royalib.com/author/ivanov_s.html। अन्य प्रारूपों में एक ही पुस्तक http://royalib.com/i-underscore/r3no_erc_ detali_constantci.html। मन लगाकर पढ़ाई करो। एस वी इवानोव, पी डे कोबरा। संशोधन और डिजाइन विवरण। हवा में युद्ध 91, वायु में युद्ध संख्या 91, 2001 सैन्य इतिहास क्लबों के सदस्यों के लिए आवधिक लोकप्रिय विज्ञान प्रकाशन। संपादक संकलक इवानोव एसवी, ARS LLC की भागीदारी के साथ। लाइसेंस एलवी नंबर 35 दिनांक 29 अगस्त 1997। कॉपीराइट इवानोव एसवी 2001। प्रकाशन में प्रचार और विज्ञापन शामिल नहीं है। प्रिंटिंग हाउस नोटा, बेलोरेट्स्क, सेंट में मुद्रित। सोवियत। 14 सर्कुलेशन, 300 प्रतियां। परिचय। एरा कोबरा लड़ाकू अपने वर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध काल के सबसे सफल विमानों में से एक है। साथ ही P-39 और उस अवधि के सबसे विवादास्पद लड़ाकू। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी इसके फायदे के बारे में भाले तोड़े जा रहे हैं और नुकसान। इसे एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर के रूप में विकसित किया गया था, इसलिए असाधारण रूप से शक्तिशाली आयुध एक ढलमीमी स्वचालित तोप, जिसके उच्च विस्फोटक गोले लगभग किसी भी विमान को नष्ट कर सकते थे। XP-39 प्रोटोटाइप के उड़ान परीक्षण के बाद यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स ने टर्बोचार्जर को विमान से हटाने की अनुमति दी। कम और मध्यम ऊंचाई पर इस उपकरण से कोई ठोस लाभ नहीं हुआ, लेकिन उच्च ऊंचाई पर इसने विमान के LRTX में काफी वृद्धि की। पश्चिम में लड़ाकू विमानों की ऊंचाई को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए टर्बोचार्जर को हटाने का निर्णय काफी अजीब लगता है। आश्चर्य नहीं कि कई कोबरा ऑपरेटरों, विशेष रूप से ब्रिटिश, ने R-39 लड़ाकू की उड़ान विशेषताओं के बारे में खराब बात की। कोबरा पायलटों के बीच लोकप्रिय नहीं था। शक्तिशाली तोप आयुध ने लड़ाकू को एक उत्कृष्ट हमले वाले विमान में बदल दिया, और मशीन को जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है। कोबरा के ऑनबोर्ड आयुध ने बख्तरबंद लक्ष्यों को भी मारना संभव बना दिया। लाल सेना वायुसेना में सैकड़ों एयर कोबरा को सफलतापूर्वक हमले वाले विमान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही सोवियत कोबरा ने भी खुद को उत्कृष्ट लड़ाकू विमान साबित किया, जिस पर कई उत्कृष्ट के लड़े। P-63 किंग कोबरा फाइटर पर टर्बोचार्जर दिखाई दिया, जबकि P-39 विमान की J-1TX की तुलना में किंग कोबरा की उच्च ऊंचाई विशेषताओं में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। हालांकि जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए रूस और फ्रांस द्वारा किंग कोबरा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। USAF के हिस्से के रूप में किंग कोबरा का इस्तेमाल बेहद असामान्य भूमिका में किया गया था, जो कि हमलावरों के हवाई बंदूकधारियों की वास्तविक फायरिंग में प्रशिक्षण के लिए मानवयुक्त लक्ष्य विमान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यूसाफ के P-63 विमान ने शत्रुता में भाग नहीं लिया। एरा कोबरा और किंग कोबरा का करियर तुलनात्मक रूप से छोटा लेकिन उज्जवल निकला। P-39 डिटब है एरो कोबरा फाइटर के सामने का दृश्य। विमान में बहुत साफ वायुगतिकीय आकार थे। अधिकांश संशोधनों के लिए सामान्य 37 मिमी तोप के बजाय कोबरा का यह संस्करण एक लंबी बैरल वाली केंद्रीय 20 मिमी तोप से लैस है। निर्माण का इतिहास। 1935 में नवगठित बेल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता रॉबर्ट जे वुड्स ने एबरडीन, PC में अमेरिकी सेना की फायरिंग रेंज में एक शूटिंग प्रदर्शन का दौरा किया। मैरीलैंड। वुड्स अमेरिकी अरमानेंट कॉरपोरेशन की 37 मिमी तोप से सबसे अधिक प्रभावित थे। इस तोप को बेल द्वारा डिजाइन किए गए पहले विमान एरोकुंडा FM-1 फाइटर पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। 30 के दशक के मानकों के अनुसार विमान बहुत भारी और बड़े आकार का निकला। वुड्स का मानना था कि इंटरसेप्टर को ढलमीमी तोपों से लैस किया जाना चाहिए, क्योंकि इन तोपों के उच्च विस्फोटक प्रोजेक्टाइल में बहुत बड़ी विनाशकारी शक्ति थी। बेल विमान मुख्य अभियंता ने असाधारण रूप से स्वच्छ वायुगतिकीय आकृतियों के एकल इंजन मोनोप्लेन को डिजाइन किया, और डिजाइन को सचमुच ढलमीमी बंदूक के आसपास किया गया था। टर्बोचार्जर से लैस एक विमान की गणना लगभग 400 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंचने के लिए की गई थी।
वुड्स का मानना था कि प्रोपेलर के रोटेशन के साथ आग की कम दर के साथ बंदूक की फायरिंग को सिंक्रनाइज करने का कोई मतलब नहीं था। उनकी राय में सबसे अच्छा समाधान प्रोपेलर गियरबॉक्स के खोखले शाफ्ट के माध्यम से बंदूक बैरल को पारित करना था, में जिस स्थिति में शॉट्स और प्रोपेलर रोटेशन को सिंक्रनाइज करने की आवश्यकता बस गायब हो गई। मैसेरश्मिट के इंजीनियरों ने बीएफ को स्थापित करके ऐसा ही किया। प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से 129 मिमी तोप फायरिंग। जर्मन इंजीनियरों के लिए यह आसान था, वे वी आकार के लड़ाकू इंजन के सिलेंडरों के ढहने में बंदूक रख सकते थे। अमेरिकी डिजाइन के इंजनों ने ऐसी ही चाल नहीं चलने दी। वुड्स ने बंदूक को इंजन के पीछे रखने का फैसला किया। भविष्य के एराकोब्रा के लेआउट का पहला विस्तृत संस्करण मॉडल 3 के रूप में जाना जाता है। मॉडल 3 के लिए लेआउट कमीशन 24 मई 1937 को हुआ। आयोग कॉकपिट से खराब दृश्य से संतुष्ट नहीं था, जिसे दृढ़ता से वापस स्थानांतरित कर दिया गया था। वुड्स ने इंजन को कैब के पीछे ले जाकर वास्तव में क्रांतिकारी निर्णय लिया। नए लेआउट ने आलोचना की लहर पैदा कर दी। संशयवादियों ने इंजन से गियरबॉक्स तक अत्यधिक लंबी ड्राइव शाफ्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि शाफ्ट की लंबाई समय से पहले टूटने में योगदान करेगी। बाद में इन आशंकाओं की पुष्टि नहीं हुई। कॉकपिट के पीछे स्थित इंजन के साथ एक विमान पर जबरन लैंडिंग के खतरे को इंगित किया गया था। इंजन जमीन पर किसी न किसी स्पर्श पर माउंट को तोड़ सकता है और पायलट को कुचल सकता है। फिर से कोबरा के उपयोग के इतिहास ने द्वेषपूर्ण आलोचकों की आशंकाओं का खंडन किया। 7 अक्टूबर 1937 को यूएसएसी कमांड ने एक XP-39 प्रोटोटाइप सीरियल नंबर 38 से 326 का आदेश दिया। बेल पर इस मशीन को मॉडल 4 नाम मिला। आगे के धड़ में आयुध और बीच में इंजन के बीच स्थित कॉकपिट के साथ सफल लेआउट के लिए धन्यवाद। विमान वजन के मामले में अच्छी तरह से संतुलित निकला। धड़ का क्रॉस सेक्शन छोटा निकला और धड़ का सबसे चौड़ा हिस्सा इसके बीच में था। वायुगतिकी के दृष्टिकोण से एक अनुकूल तथ्य। काउंटरसंक रिवेट्स के उपयोग ने वायुगतिकीय रैग में अतिरिक्त कमी में योगदान दिया। डिजाइनरों के पास 400 मील प्रति घंटे के क्रम की अधिकतम क्षैतिज उड़ान गति प्राप्त करने की अपेक्षा करने का कारण था। नाक की अकड़ के साथ ट्राइसाइकिल लैंडिंग गियर ने विमान की असामान्यता को जोड़ा। ऐसा लैंडिंग गियर बिना पके हवाई क्षेत्रों से विमान के संचालन के मामले में टेल सपोर्ट वाले लैंडिंग गियर के लिए बेहतर था। कारखाने के फर्श से लुढ़क कर विमान ने अमेरिकी सेना के प्रतिनिधियों पर छाप छोड़ी। XP-39 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी अमेरिकी लड़ाकू विमानों में सबसे छोटा था। 6 अप्रैल 1938 को परीक्षण पायलट जिमी टेलर ने पहली बार XP-39 को जमीन से उतारा। पहली उड़ान राइट फील्ड PC में हुई। ओहियो टर्बोचार्ज्ड फाइटर जेट 20,000 फीट से 390 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हुआ। हालांकि विमान निहत्थे था और उसमें C में 3 दन था। हालांकि यह स्पष्ट हो गया कि डिजाइन में कुछ बदलाव करने के बाद कार 400 मील प्रति घंटे के मिल के पत्थर को तोड़ने में काफी सक्षम है। XP-39 के मूल विन्यास में धड़ के बंदरगाह की तरफ एक बड़ा टर्बोचार्जर हवा का सेवन स्थापित किया गया था। विस्तृत प्रोपेलर ब्लेड और लंबी छतरी पर भी ध्यान दें। लैंगली PC में नासा पवन सुरंगों में पर्स के परिणामों के अनुसार वर्जीनिया विमान को फिर से डिजाइन किया गया था। तस्वीर में एक संशोधित XP-39V दिखाया गया है। यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स ने भी टर्बोचार्जर को हटाने की अनुमति दी, जिससे उच्च ऊंचाई पर गति में कमी आई। कार्बोरेटर हवा का सेवन कॉकपिट चंदवा के पीछे ले जाया गया था, इसलिए इसका स्थान एरोकोब्रा के सभी संशोधनों के लिए मानक बन गया है। कुल 13 IP-39 प्रोटोटाइप बनाए गए, जिनमें से सभी ने उड़ान परीक्षण कार्यक्रम के तहत उड़ान भरी। IP-39 लगभग XP-39 के समान है, लेकिन अधिकांश IP-39 सशस्त्र थे। लैंगली PC में NACA पवन सुरंग के माध्यम से विमान को उड़ा दिया गया था। वर्जीनिया पर्ज के परिणामों के आधार पर विमान के वायुगतिकी में सुधार करना संभव हो गया, विशेष रूप से चंदवा की ऊंचाई कम करके और लंबाई बढ़ाकर कॉकपिट चंदवा के आकार को परिष्कृत करना। इस बीच सेना के अधिकारियों ने टर्बोचार्जर को हटाने का सुझाव दिया है। वुड्स ने गियर टर्बोचार्ज्ड फाइटर इंटरसेप्टर अवधारणा की भ्रष्टता की ओर इशारा करते हुए जोरदार विरोध किया। सेना कमांड डिजाइनर की दलीलें नहीं सुनना चाहती थी। सेना का अपना कारण था, उन्होंने अब एक इंटरसेप्टर नहीं देखा, बल्कि एक विमान जो कम ऊंचाई से जमीनी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम था। इंटरसेप्टर, वे कहते हैं, अमेरिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश महासागरों से घिरा हुआ है, जो किसी भी बम वर्षा के लिए एक बाधा बन जाएगा।
इस तरह के तर्क में ऑपरेशन के विदेशी रंगमंच में कहीं न कहीं हमारे अपने जमीनी बलों की रक्षा करने में सक्षम एक इंटरसेप्टर की आवश्यकता की किसी तरह अनदेखी की गई। सेनानियों के बीच हवाई लड़ाई ने कोई महत्व नहीं दिया। यूएसएसी कमांड ने दो मुख्य प्राथमिकताओं की पहचान की है, बमवर्षक और लड़ाकू विमान जो जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस दृष्टिकोण के कारण XP-39 टर्बोचार्जर गायब हो गया। XP-39 फाइटर इंटरसेप्टर नहीं बना। टर्बोचार्जर को हटाने और डिजाइन में बदलाव करने के बाद प्रोटोटाइप का नाम बदलकर XP-39B कर दिया गया। उड़ान परीक्षणों ने टर्बोचार्जर को हटाने के कारण 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर प्रदर्शन में स्पष्ट गिरावट दिखाई। 1940 के पतन में 13 प्री प्रोडक्शन IP-39S के बैच की डिलीवरी शुरू हुई, जिनमें से पहला 12 अक्टूबर को ग्राहक को सौंप दिया गया। यह मान लिया गया था कि IP-39S विमान को IP-39M नामित किया जाना था, में से एक पर एक टर्बोचार्जर स्थापित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एरोकोब्रा का पहला उत्पादन संस्करण R-39C था। इस संशोधन के सेनानियों का उपयोग 31वें पीछा समूह के हिस्से के रूप में सैन्य परीक्षणों के संचालन के लिए किया गया था। समूह को सेल्फ्रिज फील्ड एयरफील्ड PC पर तैनात किया गया था। मिशिगन P-39S आगे के धड़ में 2 राइफल कैलिबर मशीन गनों की उपस्थिति के साथ साथ भारी मशीन गनों और एक ढलमीमी तोप के साथ एयरकोब्रा के सभी बाद के मॉडलों से भिन्न था। बाद में कोब्रा पर धड़ की नाक में केवल 3 फायरिंग पॉइंट थे, 2 मशीन गन और एक तोप। पहला उत्पादन संस्करण R-39S था, उनमें से केवल 20 ही बनाए गए थे। इस संशोधन पर सभी जहाज पर हथियार धड़ की नाक में केंद्रित थे, एक डलमम तोप, 2 12.0 लमम मशीन गन और 2 7.6 डमम मशीन गन। कुल 80 P-39C का आदेश दिया गया था, लेकिन अंतिम 60 P-39D के रूप में बनाए गए थे। चित्र 31वें फाइटर ग्रुप सेल्फ्रिज फील्ड PC से P-39D है। मिशिगन P-39N संशोधन 4 मध्यम कोब्रा मॉडल में से अंतिम है, जिसमें एक के अलावा P-39 के, P-39L और P-39 के शामिल हैं। प्रारंभ में सभी 4 संशोधनों का आदेश दिया गया था P-39G, लेकिन परिणाम स्वरूप उन्हें 4 संस्करणों में बनाया गया था। P-39NIB फाइटर ग्रेफील्ड PC पर फोटो खिंचवाएं। वाशिंगटन। इस समय फ्रांस ने 200 एयरकोब्रा का ऑर्डर दिया। उन्होंने आदेश को पूरा करने का प्रबंधन नहीं किया, क्योंकि फ्रांस पर जर्मनी द्वारा त्वरित गति से कब्जा कर लिया गया था। यूके द्वारा आदेशित 475 P-39S में फ्रांसीसी आदेश जोड़ा गया था। शुरुआत में इन मशीनों को कैरीबस नाम दिया गया था, लेकिन फिर अंग्रेजों ने लड़ाकू के लिए मूल अमेरिकी नाम रखने का फैसला किया। अंग्रेजों ने मांग की कि ढलमीमी लाइटर और तेज फायरिंग अटमीमी हिस्पैनो तोपों को बदला जाए, जिसमें थूथन का वेग भी अधिक था। थोड़े समय में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त पहले कोब्रा से RAF में एक स्क्वाड्रन का गठन किया गया था। इस इकाई में एयरकोब्रा के संचालन के नकारात्मक अनुभव ने अंग्रेजों को आदेश के अधूरे हिस्से को रद्द करने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले लड़ाकों की कम ऊंचाई की आलोचना की गई थी। ब्रिटेन में, साथ ही बेल में, वे XP-39 से टर्बोचार्जर को हटाने के लिए यूएसएसी कमांड की आवश्यकताओं को नहीं समझते थे। सोवियत संघ को ब्रिटिश आदेश USAC-179 विमान से 212 एयरकोब्रा प्राप्त हुए। ब्रिटिश कोब्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में पदनाम R-400 प्राप्त हुआ। अधिकांश P-400 का उपयोग दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में किया गया था, जहां किसी भी लड़ाकू की तत्काल आवश्यकता थी। इस बीच अमेरिकी सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 60 विमानों को P-39D वेरिएंट में डिलीवर किया गया। उनके बाद P-39D टुबहे और P-39D 2 डटमम तोपों जैसे एयरकोब्रा और P-400 से लैस थे। 1942 के पहले महीनों में प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय कई स्क्वाड्रन P-400, P-39D टुबहे और P-39D 2 लड़ाकू विमानों के मिश्रित बेड़े से लैस थे। अमेरिकी एयरकोब्रास ने मार्च 1942 में 8वें परस्यूट ग्रुप के हिस्से के रूप में आग का अपना 32वां प्राप्त किया। मई 1942 में यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स के लड़ाकू वायु समूहों के नाम बदल गए, पीछा के बजाय वे लड़ाकू बन गए। फूलाल सतोप फाइटर स्क्वाड्रन के साथ भी ऐसा ही हुआ। युद्ध में एयरकोब्रा का परीक्षण करने वाला दूसरा समूह जुलाई 1942 में 35वां लड़ाकू समूह था। फिर 347वें फाइटर ग्रुप के कोब्रा युद्ध में गए। इन विमानों ने RAF द्वारा अपनाए गए छलावरण रंग को बरकरार रखा। अगस्त 1942 से
P-39 टबहैस ने 347वें फाइटर ग्रुप के हिस्से के रूप में ग्वाडल कैनाल पर काम किया। एराकोब्रा के युद्धक उपयोग के अनुभव से पता चला है कि लड़ाकू एक उत्कृष्ट गोता लगाने वाला और हमला करने वाला विमान है, लेकिन यह जापानी जीरो के साथ समान स्तर पर हवाई युद्ध करने में सक्षम नहीं है। 54वें लड़ाकू समूह में 56वें, 57वें और 42वें लड़ाकू स्क्वाड्रन शामिल थे। 1943 तक समूह अलास्का में स्थित था। 343वें लड़ाकू समूह के 18वें लड़ाकू स्क्वाड्रन ने भी अल्लेउतियनों के जापानी आक्रमण को खारिज करने में भाग लिया। ग्लोब के विपरीत दिशा में 342वें समग्र समूह के 33वें लड़ाकू स्क्वाड्रन के एराकोब्रास ने आइसलैंडिक हवाई क्षेत्र में एक लड़ाकू घड़ी को चलाया। 31वें, 81वें, 332वें, 350वें और 354वें लड़ाकू समूह एराकोब्रा से लैस होकर उत्तरी अफ्रीका और इटली में लड़े। 1941 से 1943 में एराकोब्रा पनामा नहर क्षेत्र और मध्य अमेरिका में तैनात स्क्वाड्रनों के साथ भी सेवा में थे, जिनमें शामिल हैं 36वें लड़ाकू समूह के 22वें और 23वें स्क्वाड्रन, 32वें लड़ाकू समूह के 52वें स्क्वाड्रन और 24वें, 28वें, 29वें, 30वें, कॉम 31वीं, 32वीं, 43वीं, 51वीं स्क्वाड्रन XXVI फाइटर कमांड। पहली पंक्ति के कुछ हिस्सों के अलावा एराकोब्रा महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में तैनात कई प्रशिक्षण स्क्वाड्रनों के साथ सेवा में थे। 4746 एराकोब्रास लैंड लीज के तहत सोवियत संघ को दिए गए थे। यह सोवियत कोब्रा था जिसने विमान की जीवनी में सबसे चमकीले पृष्ठ लिखे थे। जिदी अमेरिकी जर्मन जमीनी मलों से लड़ने के लिए पूर्वी मोर्चे पर एराकोब्रा के सफल उपयोग के बारे में लिखते नहीं थकते। संभवतः पोक्रीस्किन, रेजकलोव, गुलेव के नाम उनके लिए बहुत कम मायने रखते हैं। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में ये नाम बहुत प्रसिद्ध थे। बेल कंपनी विज्ञापन के बारे में बहुत कुछ समझती थी और पोक्रीस्किन, रेजकलोव, गुलेव ने एराकोब्रा के लिए विज्ञापन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एराकोब्रास फ्री फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के साथ भी सेवा में थे और 1943 से और मित्र राष्ट्रों में शामिल होने वाली इतालवी वायुसेना के साथ सेवा में थे। 81वें यूएसएएफ लड़ाकू समूह के 18 एराकोब्रा को जबरन लैंडिंग के बाद पुर्तगाल में नजरबंद किया गया था। इन विमानों ने पायरेनियन राज्य की वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। एराकोब्रा का नवीनतम और सबसे सफल संस्करण P-39 क्यू था। सबसे बड़ा संशोधन 4905 सा बनाया गया था। छोले राइफल का किविंग मशीन गन P-39 के ऊपर थूथन को 12.7 मिमी मशीन गनों के साथ अंडरविंग कंट्रोल से बदल दिया गया था। यूएसएएस के हिस्से के रूप में P-63 सेनानियों ने लड़ाई में भाग नहीं लिया। विशेष रूप से संशोधित किंग कोब्रा ने बमवर्षकों के हवाई गनर के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। किंग कोब्रा को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया। लड़ाकू आयुध की संरचना और प्लेसमेंट को P-400 और P-39D में बदल दिया गया था। 2 राइफल कैलिबर धड़ मशीन गन स्थापित नहीं किए गए थे, लेकिन एक ही कैलिबर की 4 विंग माउंटेड मशीन गन दिखाई दी। P-39 क्यू को छोड़कर सभी एराकोब्रा पर हथियारों की यह संरचना अपरिवर्तित रही। एराकोब्रा के नवीनतम संशोधन पर P-39 क्यू कोई विंग मशीन गन नहीं थे, लेकिन इसे प्रत्येक विमान के नीचे एक भारी मशीन गन के साथ कंटेनर स्थापित करने की अनुमति थी। विमान के डिजाइन में P-39D से P-39 क्यू के रास्ते में इतने सारे बदलाव नहीं हुए हैं। मुख्य अंतर एलिसन V8710 इंजन के अगले मॉडल के साथ विमान के अगले मॉडल के उपकरण थे। पहले से ही एराकोब्रा के युद्धक उपयोग के पहले अनुभव ने विमान से टर्बोचार्जर को हटाने के लिए यूएसएसी कमांड के गलत निर्णय को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। फरवरी 1941 में सेना ने बेल को टर्बोचार्जर के साथ लड़ाकू का एक बेहतर मॉडल विकसित करने का सुझाव देकर त्रुटि को ठीक किया। परिणाम एक लड़ाकू के डिजाइन की शुरुआत थी, जिसे बाद में P-63 किंग कोब्रा नाम मिला। डिजाइन के लिए आवश्यक डेटा 3 विशेष रूप से संशोधित प्रयोगात्मक XP-39 के उड़ान परीक्षणों के परिणाम स्वरूप प्राप्त किए गए थे। एक XP-63 प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए बेल को 27 जून 1941 को एक आदेश प्राप्त हुआ था और बाद में एक अन्य प्रोटोटाइप विमान का आदेश दिया गया था। दोनों XP-63 को XP-39 से परिवर्तित किया गया था, लेकिन XP-63 को खरोंच से बनाया गया था। XP-63 को पहली बार 7 दिसंबर 1942 को बेल सीनियर टेस्ट पायलट रॉबर्ट एम. स्टेनली द्वारा उड़ाया गया था। टर्बोचार्जर के अलावा किंग कोब्रा में कई अन्य मौलिक नवाचार थे। एक लामिना विंग,
एक 4 ब्लेड वाला प्रोपेलर। लड़ाकू की पूंछ को पूरी तरह से नया रूप दिया गया था। लिप और एलेरॉन को धातु की शीथिंग मिली थी, पतवार की शीथिंग लिनन बनी हुई थी। आकार के मामले में किंग कोब्रा एरा कोब्रा से काफी बड़ा निकला। R-63 किंग कोब्रा फाइटर को दो मुख्य संशोधनों में बनाया गया था। पहला मॉडल R-63 फाइटर था। 1725 विमान बनाए गए थे। XP-63B कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, इसलिए R-63C दूसरा मुख्य मॉडल बन गया। इस प्रकार के 1227 विमान निर्मित किए गए। R-63C और R-63 के बीच मुख्य बाहरी अंतर उदर पंख था, जिसने विमान की दिशात्मक स्थिरता में सुधार किया। दोनों संशोधनों के किंग कोब्रा ने 400 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति विकसित की, जिसने P-63 को उस समय के सबसे तेज लड़ाकू विमानों के बराबर रखा। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी संख्या में किंग कोब्रा मानवयुक्त लक्ष्यों के रूप में अत्यधिक असामान्य भूमिका में उपयोग किए गए थे। लक्षित विमानों को विशेष रूप से बख्तरबंद किया गया था, जिसके बाद बमवर्षकों के हवाई बंदूकधारियों ने उन पर अपने प्रशिक्षण का काम किया। लक्ष्य विमान को नाजुकोर के साथ गोलियों से दागा गया था, जो कि जब वे एक बाधा से टकराते थे तो सचमुच धूल में बिखर जाते थे। गोलियों ने लक्ष्य की खाल पर रंगीन निशान छोड़े, क्योंकि वे एक विशेष रंग रचना से लैस थे। जमीन पर ऐसे निशानों से एक या दूसरे एयर शूटर की प्रभावशीलता को निर्धारित करना आसान था। लक्ष्य विमान को पाइनबॉल उपनाम दिया गया था। इन विमानों के पायलटों का मानना था कि लक्ष्य की भूमिका निभाना नियमित प्रशिक्षण उड़ान बनाने से ज्यादा खतरनाक नहीं था। पाइनबॉल संस्करण के किंग कोब्रा का उपयोग मानवरहित लक्ष्य के रूप में भी किया जाता था। यूसाफ स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में एक भी किंग कोब्रा ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वज्र के साथ सभी प्रकार की मस्टैंगों द्वारा महिमा पक्षी को सफलतापूर्वक चीर दिया गया। लैंड लीज कार्यक्रम के तहत निर्मित 3303 में से अधिकांश किंग कोब्रा 2421 सोवियत संघ को वितरित किए गए थे। यूएसएसआर में पश्चिम में पीछे हटने वाले जर्मन सैनिकों पर हमला करने के लिए R-63 सेनानियों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पूर्वी मोर्चे पर भी किंग कोब्रा को वे गौरव नहीं मिला जो सामान्य रूप से माना जाता था। 300 किंग कोब्रा को फ्रांसीसी को सौंप दिया गया था। 1948 में फ्रांसीसी किंग कोब्रा इंडोचीन में लड़े थे। न तो एरा कोब्रा और न ही किंग कोब्रा को पश्चिम में उतनी ही व्यापक लोकप्रियता मिली जितनी मस्टैंग को। कोब्रा की लगातार सभी प्रकार के पारखी और इतिहासकारों द्वारा आलोचना की जाती है। ज्यादातर मामलों में आलोचक विमान की कम ऊंचाई पर गिरते हैं, लेकिन बेल कंपनी का इससे क्या लेना देना है। आलोचना को सेना पर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसने XP-39 से टर्बोचार्जर को हटाने के लिए मजबूर किया। एरा कोब्रा के समर्थक जमीनी सैनिकों के खिलाफ ऑपरेशन में विमान के उल्लेखनीय गुणों की प्रशंसा करते नहीं थकते। कुछ पाठी ने इस तथ्य को जोड़ा कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोब्रा हमला विमान A-10A दोनों को घोषित किया। दिलचस्प बात यह है कि ये विशेषज्ञ आमतौर पर कल्पना करते हैं कि हमला करने वाला विमान क्या है और तब किस तरह के विमान IL-2 पर विचार किया जाना चाहिए। आलोचकों और गैर-आलोचकों दोनों को इस बात का बहुत कम अंदाजा है कि सोवियत जर्मन मोर्चे पर कोब्रा कैसे लड़े। मस्तंगों ने ऐसी सफलताओं के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक उन्नत कॉमरेड ने अपने मोनोग्राफ को कोब्रा के पूरक वाक्यांश के साथ समाप्त किया। उन्होंने P-39 और P-63 प्रसिद्धि हासिल नहीं की, लेकिन इन विमानों की बदौलत हमारे पास वेग है जो हमारे पास है। ऐसा लगता है कि लड़ाकू अपने लड़ाकू गुणों को दिखाने के लिए भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन डिजाइन क्षमता हो। R-39 फाइटर की महिमा के बारे में पोखरीशन के संस्मरण पढ़ें। लेकिन अजीब तरह से एरो कोब्रा का विमान उद्योग के विकास पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध के वर्षों के दौरान नाक की अकड़ वाली चेसिस न केवल एरो कोब्रा पर थी, बल्कि उसी मस्टैंग, साथ ही किंग कोब्रा में एक लामिना प्रोफाइल के साथ एक पंख था। कुल 3303 किंग कोब्रा बनाए गए, जिनमें से 2421 सोवियत संघ को सुपुर्द किए गए। लाल सेना वायुसेना के हिस्से के रूप में जर्मन सैनिकों पर हमला करने के लिए एरो कोब्रा और किंग कोब्रा का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था। विमान में एक मानक ए था, चेरिकन रंगाई, गंदा जैतून का शीर्ष और तटस्थ ग्रे तल। फ्रांस को लगभग 300 किंग कोब्रा मिले। XFL एक एरोबनित विमान में एरा कोब्रा के साथ काफी समानता थी, लेकिन यह बहुत छोटा और बहुत हल्का था। इसके अलावा एरोबोनिता चेसिस 30 के दशक के लिए पारंपरिक था, एक पूंछ समर्थन के साथ एक 3 पोस्ट
एक साइफेल एक एरोबोनिटा बेल ने अमेरिकी नौसेना वायुसेना के लिए एक वाहक आधारित लड़ाकू के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें एक्सएफएल एक एरोबोनिटा विमान की पेशकश की गई थी। एरोबोनिटा डिजाइन में एरोकोब्रा डिजाइन के साथ बहुत कुछ समान था। साथ ही एक्सएफएल ए को केवल XP-39B का क्लोन मानना गलत है। 8 नवंबर 1938 को नौसेना द्वारा एक प्रयोगात्मक XFL ए का आदेश दिया गया था और विमान को पंजीकरण संख्या 1588 प्राप्त हुई थी। एरोबोनिटा 1928 के बाद से पहला अमेरिकी वाहक आधारित लड़ाकू था जो लिक्विड कूल्ड इनलाइन इंजन से लैस था। ब्रायन स्पार्क्स ने पहली बार 13 मई 1940 को एरोबोनिटा को आकाश में उतारा। एरोबोनिटा विंग क्षेत्र XP-39B विंग क्षेत्र से बड़ा था, धड़ छोटा था और एक विमान वाहक से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान बेहतर दृश्यता के लिए कॉकपिट अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण अंतर टेल व्हील लैंडिंग गियर है। उस अवधि के वाहक आधारित विमान की तत्काल आवश्यकता लैंडिंग गियर को नाक से पूंछ तक स्थानांतरित करने से मशीन के डिजाइन में बहुत गंभीर परिवर्तन हुए, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित करने के लिए उपाय किए गए। जमीन पर विमान की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य लैंडिंग गियर के स्ट्रट्स को आगे बढ़ाया गया, जिसके कारण मुख्य समर्थन के नीचे तेल और वाटर कूलर के वायु नलिकाओं के चैनलों को अवरुद्ध करने लगे। इस कारण से विंग सॉक्स में हवा के सेवन की बजाय एरोबोनाइट पर अंडरविंग एयर इनटेक लगाए गए थे। एक्सएफएल एक विमान पर स्थापना के लिए बिना टर्बोचार्जर के एलिसन XV-1710-6 इंजन को चुना गया था। प्रारंभ में निम्नलिखित आयुध पर विचार किया गया था: एक डडमम मेडसेन तोप और 2 सिंक्रोनस राइफल कैलिबर मशीन गन। बाद में तोप के बजाय एक भारी मशीन गन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2 राइफल कैलिबर मशीन गनों के साथ आयुध के 3 मशीन गन संस्करण को पूरी तरह से अपर्याप्त माना जाना चाहिए। हालांकि निर्मित एकमात्र एरोबोनाइट पर हथियार अभी भी खड़े नहीं थे। प्रतियोगिता में एक छोटा बेल फाइटर भारी और शक्तिशाली चांस वो कोर्सेर से हार गया। कोर्सर समतल उड़ान में 400 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाला पहला लड़ाकू विमान बन गया। निर्मित पीसी की संख्या: एक आयुध स्थापित नहीं, एक भारी मशीन गन, 2 राइफल कैलिबर मशीन गन। इंजन एलिसन V-1710-6, पावर HP 1150, अधिकतम गति मील प्रति घंटे 338 मील प्रति घंटे, 11,000 फीट 3.8 मिनट में 10,000 फीट चढ़े। सर्विस सीलिंग 30,900 फीट, अधिकतम उड़ान सीमा मिल 1072, लड़ाकू उड़ान रेंज मिल 965, विंग स्पैन फीट 35, लंबाई 29.9, ऊंचाई 12 फीट 9.5 इंच, खाली वजन 5161 lbs, सकल वजन 6651 lbs, अधिकतम टेक ऑफ वजन 7212 पाउंड। भारी और अधिक शक्तिशाली चांस वोट F4U कोर्सर सेनानी की सफलता ने एक्सएफएल एक एरोबोनिटा के इतिहास का अंत कर दिया। एरोबोनिटा आखिरी ए था। पतवार पर खड़ी लाल, सफेद और नीली धारियों वाला चेरिकन विमान। मूल विन्यास में XP-39 विमान में एक उच्च कॉकपिट चंदवा था, जिसे बाद में नासी है पवन सुरंगों में ब्लोडाउन के परिणामों के आधार पर निचले हिस्से से बदल दिया गया था। R-39 एराकोब्रा के संशोधन एक स्पीड विमान के लिए आउट के संबंध में अंतिम निर्णय किए जाने के तुरंत बाद बफेलो न्यूयॉर्क संयंत्र ने एकल XP-39 प्रोटोटाइप क्रमांक 38 से 326 का निर्माण शुरू किया। असेंबली के बाद प्रोटोटाइप को राइट फील्ड एयरफोर्स बेस PC में ले जाया गया, ओहियो, जहां विमान ने 6 अप्रैल 1938 को अपनी पहली उड़ान भरी। 1150 HP की शक्ति के साथ एलिसन V-1710-17 इंजन से लैस है और टर्बोचार्ज्ड 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक अनुभवी लड़ाकू विमान 390 मील प्रति घंटे की अधिकतम स्तर की उड़ान गति तक पहुंच गया। हथियारों की अनुपस्थिति और अपूर्ण ईंधन भरने को ध्यान में रखते हुए भी एक उत्कृष्ट परिणाम। सबसे पहले XP-30 में पतली बाइंडिंग के साथ एक लंबा चंदवा था। टर्बोचार्जर, ऑयल कूलर और वाटर कूलर के एयर इनटेक कॉकपिट के ठीक पीछे धड़ के किनारों पर स्थित थे। धड़ को 2 भागों में विभाजित किया गया था, सामने नाक, कॉकपिट और इंजन डिब्बे से, और पीछे पूंछ ही। रेडियो उपकरण धड़ के टेल सेक्शन में लगाया गया था। पहली परीक्षण उड़ानों ने गणना की तुलना में प्रदर्शन में कमी का खुलासा किया। विमान के वायुगतिकी में सुधार करना आवश्यक था। XP-39 लैंगली PC में स्थानांतरित हो गया। वर्जीनिया NACA पूर्ण पैमाने पर पवन सुरंग में विस्फोट के लिए पर्ज के परिणामों के आधार पर XP-39 को XP-39B में बदल दिया गया। निर्मित
पीसी की संख्या एक आयुध स्थापित नहीं। एलिसन वीट 1710 से 17 इंजन, पावर एचपी 1150 अधिकतम, गति 20,000 फीट पर 390 मील प्रति घंटे 5 मिनट में 20,000 फीट चढ़े। सर्विस सीलिंग फीट 32,000 अधिकतम उड़ान सीमा, मिल 1,400 लड़ाकू उड़ान रेंज, मिल 390 विंग स्पैन, फीट 35 फीट 10 इंच, लंबाई 28.8 ऊंचाई 11 फीट, खाली वजन 3,995 एलबीएस, सकल वजन 5,550 एलबीएस, अधिकतम टेक ऑफ वजन 6,204 एलबीएस। आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 200 गैलन है। बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता। तस्वीर स्पष्ट रूप से अपने मूल रूप में XP-39 के अन्य बाहरी अंतरों को दिखाती है। धड़ के बाईं ओर टर्बोचार्जर, हवा का सेवन और एक छोटा पंख। पवन सुरंगों में पर्ज ने विमान के आकार को चार्ट करके अपने वायुगतिकीय ड्रैग को कम करना संभव बना दिया। छत्तों की अवधि कम हो गई और धड़ की लंबाई बढ़ गई। परिवर्तन के बाद पदनाम XP-39V में बदल गया। तेल कूलर की हवा का सेवन धड़ के स्टारबोर्ड की तरफ से हटा दिया गया था। इसके बजाय केंद्रखंड के अग्रणी किनारे में हवा का सेवन किया गया था। नाक लैंडिंग गियर के पंखों पर ध्यान दें, एक पत्ता सीधे रैक से जुड़ा होता है। बाद में वाल्वों के डिजाइन को बदल दिया गया था। XP-39V NACA के पूर्ण पैमाने पर पवन सुरंग में XP-39 को उड़ाने के बाद कड़ाई से वैज्ञानिक आधार पर इसके डिजाइन में अपेक्षाकृत मामूली बदलाव करके विमान के वायुगतिकी में सुधार करना संभव हो गया। ब्लोडाउन के परिणाम स्वरूप पंखों का फैलाव 35 मिनट 10 सेकंड से घटाकर 34.0 कर दिया गया और धड़ की लंबाई 28.8 से बढ़कर 29.9 हो गई। उन्होंने चंदवा की ऊंचाई भी कम कर दी और इसके आवरण को मजबूत किया। हवा का सेवन धड़ के किनारों से विंग केंद्रखंड की नाक तक ले जाया गया था। फ्रंट लैंडिंग गियर के नए आला दरवाजों का इस्तेमाल किया गया। विमान की प्रदर्शन विशेषताओं में सुधार के मामले में इन नवाचारों ने बड़ा प्रभाव नहीं दिया। विमान से टर्बोचार्जर को हटाने के लिए USAC कमांड के निर्णय से संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव को समतल किया गया था। सेना ने नई कार में जमीनी समर्थन वाले विमान को अधिक देखा, न कि ऊंचाई वाले इंटरसेप्टर को। टर्बोचार्जर के निराकरण के साथ एक इंजन प्रतिस्थापन था। 10,000 या अश्वशक्ति V1710 से 37 को स्थापित करना था। संशोधित प्रोटोटाइप की पहली उड़ान आधुनिकीकरण के बाद विमान को पदनाम XP-39B प्राप्त हुआ। 25 नवंबर 1939 को हुई। वायुगतिकीय सुधारों के बावजूद अधिकतम गति लगभग 375 मील प्रति घंटे तक गिर गई। बेल को 13 प्री प्रोडक्शन IP-39 फाइटर्स के प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला। निर्मित पीसी की संख्या एक आयुध स्थापित नहीं। इंजन एलिसन वीट 1710 से 37, पावर HP 1090 अधिकतम, गति मील प्रति घंटे 375 मील प्रति घंटे 15,000 फीट 7.5 मिनट में 20,000 फीट की चढ़ाई करें। सर्विस सीलिंग फीट 36,000 अधिकतम उड़ान सीमा, मिल 1,400 लड़ाकू उड़ान रेंज, मिल 600 विंग स्पैन, फीट 34 फीट, लंबाई 29.9 ऊंचाई 9.3, खाली वजन 4,995 एलबीएस, सकल वजन 5,834 एलबीएस, अधिकतम टेक ऑफ वजन 6,450 एलबीएस। आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 200 गैलन है। बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता। पवन सुरंगों में उड़ने के बाद XP-39 का विन्यास बदल गया है। विमान ने एक क्लीनर बाहरी रूप प्राप्त कर लिया है। कार्बोरेटर हवा का सेवन कॉकपिट चंदवा के पीछे धड़ में ले जाया गया। हवा के सेवन का स्थान अब नहीं बदला, लेकिन इसके क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया गया। उड़ान परीक्षण में 13 IP-39 प्रोटोटाइप का उपयोग किया गया था। सभी विमान बिना रंग के उड़ गए, केवल USAC चिन्हों, पंख पर 4 स्थानों पर और पतवार को लाल, सफेद और नीले रंग की क्षैतिज पट्टियों के साथ चित्रित किया गया था। XP-39B की तरह IP-39 प्रोटोटाइप में प्रत्येक विंग प्लेन के केंद्रखंड के अग्रणी किनारे में हवा का सेवन था। YP-29 अप्रैल 1937 को USAC कमांड ने बेल से 13 YP-10 विमानों के एक बैच का आदेश दिया। इनमें से एक विमान IP-39 को टर्बोचार्जर से लैस करने की योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी 13 विमान बिना टर्बोचार्जर के वितरित किए गए। विमान को 40 से 27 से 40 से 39 तक सीरियल आर्मी नंबर प्राप्त हुए। YP-39 को XP-39B के समान V1710 से 37 इंजन द्वारा संचालित किया गया था। पहला प्री प्रोडक्शन विमान सशस्त्र नहीं था, लेकिन शेष 12 में से अधिकांश ने आयुध प्राप्त किया। एक 37 मिमी की तोप,
2 भारी मशीन गन और 2 राइफल कैलिबर मशीन गनों को आगे के धड़ में रखा गया था। पहली IP-39 ने पहली बार 13 सितंबर 1940 को उड़ान भरी और 12 अक्टूबर को यूसा को सौंप दी गई। हथियारों की स्थापना से जुड़े विमान के वजन में वृद्धि के कारण अधिकतम गति में और गिरावट आई। 15,000 फीट की ऊंचाई पर 368 मील प्रति घंटा। सभी IP-39 को बिना पेंट किए भेज दिया गया। केवल धड़ पर कॉकपिट चंदवा के सामने काले रंग के साथ एक विरोधी चिंतनशील पट्टी लगाई गई थी। पतवार धारीदार लाल और सफेद थी। 30 के दशक के अंत और 1940 से 1941 के अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए मानक रंग। 4 स्थानों पर समित रूप से विंग विमानों की ऊपरी और निचली सतहों पर पहचान चिन्ह लगाए गए थे। धड़ पर कोई पहचान चिन्ह नहीं थे। विंग की निचली सतह पर शिलालेख रसोमी काले रंग में बड़े प्रिंट में बनाया गया था। निर्मित PC की संख्या 13 आयुध, एक 37 मिमी तोप, 20.30 कैलिबर मशीन गन, 20.50 कैलिबर मशीन गन इंजन एलिसन वीट 1710 से 37, पावर HP 1090 अधिकतम, गति MPH 368 मील प्रति घंटे, 15,000 फीट 7.3 मिनट में 20,000 फीट की चढ़ाई करें। सर्विस सीलिंग 33,300 फीट, अधिकतम उड़ान सीमा मिल 1000, लड़ाकू उड़ान रेंज मिल 600, विंग स्पैन फीट 34 फीट, लंबाई 30, ऊंचाई 11 मिनट 10 सेकंड, खाली वजन 5042 lbs, सकल वजन 7180 lbs, अधिकतम टेक ऑफ वजन 7235 lbs, आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 170 गैलन है। बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता। यह उत्कृष्ट छवि R-39C के कई विवरण दिखाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि लैंडिंग गियर के पैर स्टील के रंग के होते हैं, जबकि बाद में बने विमानों के लैंडिंग गियर पैरों को हरे रंग में रंगा गया था। प्रोपेलर ब्लेड की सामने की सतह भी स्टील के रंग की होती है। बाद के एरोकोब्रा के पहियों की तुलना में फ्रंट सपोर्ट व्हील में एक छोटा व्यास डिस्क और बड़ा टायर होता है। विंग मशीन गनों की अनुपस्थिति पर ध्यान दें। बंदूकधारियों ने R-39S फाइटर के धड़ की नाक में लगे 212 mm और 27.6 mm मशीन गनों के गोला बारूद के भार की भरपाई की। चित्र 7 से 62 मिमी मशीन गन के बारूद बॉक्स का हिस्सा दिखाता है। इसके पीछे 12.7 मिमी मशीन गन का बारूद बॉक्स स्थित है। R-39C विमान धड़ में भारी मशीन गनों के साथ हेराक्लोब्रा का एकमात्र संशोधन था। R-39S USAC ने 80 कारों की मात्रा में एराकोब्रा के पहले बैच का आदेश दिया। प्रारंभ में विमान को पदनाम R-45 प्राप्त हुआ, लेकिन फिर इसे R-39C में बदल दिया गया। R-39S का सीरियल उत्पादन 1940 में शुरू हुआ, लेकिन 80 नहीं, बल्कि इस मॉडल के केवल 20 सेनानियों का उत्पादन किया गया था। विमान ने सैन्य परीक्षण के लिए 31वें परस्यूट ग्रुप के 40वें परस्यूट स्क्वाड्रन में प्रवेश किया। समूह सेल्फ्रिज फील्ड एयरफोर्स बेस PC पर तैनात था, मिशिगन। IP-39 के विपरीत P-39CV 1710 से 35 इंजन द्वारा संचालित था, जिसमें प्रत्येक तरफ 6 निकास पाइप थे। कैनोपी के अंदर बख्तरबंद कांच लगा हुआ था। हथियारों की संरचना और स्थान नहीं बदला है। P-39C विमान नई योजना के अनुसार चित्रित किए जाने वाले पहले एराकोब्रा थे, जैतून का हरा शीर्ष और तटस्थ ग्रे तल। नए नियमों के अनुसार पहचान चिन्ह भी लागू किए गए थे। धड़ के किनारों पर, ऊपर से बाएं विंग कंसोल पर और दाईं ओर नीचे से। पंख की निचली सतह पर काला शिलालेख रसोमी संरक्षित है। सबसे पहले विमान के सीरियल नंबर धड़ की नाक और पूंछ में लिखे गए थे। इसके अलावा कोड 31B को पीले रंग के साथ धड़ पर लागू किया गया था। 31वें समूह का पदनाम 1941 के अंत में पीले कोड 31R को काले रंग में फिर से रंगा गया। एक भी P-39S ने शत्रुता में भाग नहीं लिया। उन्होंने R-39C से R-39C में पदनाम बदलकर विमान की गैर लड़ाकू स्थिति पर जोर देने का निर्णय लिया। निर्मित PC की संख्या 20 आयुध, एक 37 मिमी तोप, 20.30 कैलिबर मशीन गन, 20.50 कैलिबर मशीन गन इंजन एलिसन वीट 1710 से 35, पावर HP 1150 अधिकतम, गति मील प्रति घंटे 379 मील प्रति घंटे, 13,000 फीट पर 3.9 मिनट में 12,000 फीट की चढ़ाई करें। सर्विस सीलिंग फीट 33,200, अधिकतम उड़ान सीमा मिल 730, लड़ाकू उड़ान रेंज मिल 450, विंग स्पैन फीट 34 फीट, लंबाई 30, ऊंचाई 11 मिनट
10 सेकंड खाली वजन 5070 lbs, सकल वजन 7180 lbs, अधिकतम टेक ऑफ वजन 7300 lbs, आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 170 गैलन है। बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता R-39C से शुरू होकर केंद्रखंड के अग्रणी किनारे में 2 बड़े वायु सेवन, प्रत्येक विमान में एक को 4 छोटे वायु सेवन से बदल दिया गया था। दरवाजे से पूरी तरह से बंद मुख्य लैंडिंग गियर के नीचे पर ध्यान दें। लिफ्ट विंग प्लेन की निचली सतह पर एक वापस लेने योग्य लैंडिंग लाइट दिखाई दे रही है। P-39C पहला कोब्रा था जिसने एक गंदे जैतून के शीर्ष और तटस्थ ग्रे अंडरसाइड की मानक यूसाक पोशाक प्राप्त की। विंग पर पहचान चिन्ह असममित रूप से लगाए गए थे। 20 निर्मित P-39S में से अधिकांश ने 31वें फाइटर ग्रुप के 40वें फाइटर स्क्वाड्रन के साथ सेल्फ्रिज फील्ड PC में तैनात सेवा में प्रवेश किया, मिशिगन। इन विमानों का उपयोग सैन्य और परिचालन परीक्षणों के लिए किया जाता था। वे अक्सर अपने हथियारों को हटाकर उड़ान भरते थे। ग्राउंड कर्मी P-39C पार्किंग स्थल सैलफोर्ड फील्ड एयरफील्ड में रोल करते हैं। स्क्वाड्रन अंकन में केवल आगे के धड़ के किनारों पर पीले रंग की पूंछ संख्या और कील्स पर 31वें पीछा समूह के कोड 31P को लागू करना शामिल था। R-39S एराकोब्रा आई और R-430 अप्रैल 1940 को फ्रांस ने 200 एराकोब्रा लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया। बेल कंपनी द्वारा आदेशित लड़ाकू विमानों में से कम एक को वितरित करने से पहले जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद ग्रेट ब्रिटेन द्वारा पहले से ऑर्डर किए गए 475 एराकोब्रा लड़ाकू विमानों में 200 विमानों का ऑर्डर जोड़ा गया था। अंग्रेजों ने हथियारों की संरचना और स्थान को संशोधित करने की मांग की। 37 मिमी की बंदूक को 20 मिमी की बंदूक के साथ 60 गोले के गोला बारूद के साथ बदलने के लिए सिंक्रोनस राइफल कैलिबर मशीन गनों को हटा दें, लेकिन 4.303 कैलिबर विंग माउंटेड मशीन गन स्थापित करें। RAF में सभी अमेरिकी सेनानियों ने अपने नाम प्राप्त किए। P-39 को कारेबू के रूप में पुनः बपतिस्मा देने का इरादा था, लेकिन फिर उन्होंने अमेरिकी नाम में एराकोब्रा को छोड़ने का फैसला किया। उनके विमान के लिए RAF कमांड ने H-728-H-738, P-266-P-283, BWX-BWX-83, BX-1 और घनभग 174 कोड आरक्षित किए। आदेश देते समय अंग्रेजों को विश्वास था कि वे 400 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति और 36,000 फीट की छत के साथ एक ऊंचाई वाला इंटरसेप्टर प्राप्त करेंगे, यानी वे मूल विनिर्देश पर आधारित थे जिसे एराकोब्रा डिजाइन किया गया था। प्रति एराकोब्रा में टर्बोचार्जर के बिना 1100 नट अश्वशक्ति V1710 से 35 इंजन थे। R-39C विमान के V1710 से 35 इंजन के विपरीत एराकोब्रा इंजन में प्रत्येक तरफ 12 व्यक्तिगत निकास पाइप थे। शीर्ष गति 367 मील प्रति घंटे थी, 400 बिल्कुल नहीं। पहला एराकोब्रा आई ने नंबर 601 स्क्वाड्रन RAF के साथ सेवा में प्रवेश किया। विमान के साथ परिचित पायलटों और उनके कमांडरों के मन में भ्रम से चिह्नित किया गया था। विमान इसकी विशेषताओं के संदर्भ में अपेक्षा से पूरी तरह से अलग निकला। RAF कमांड ने आदेश को रद्द कर दिया, साथ ही बेल डिजाइनरों को गुस्से में फटकार के साथ मना कर दिया। अंग्रेजों ने डिजाइनरों को लोकप्रिय रूप से समझाया कि विमान से टर्बोचार्जर को हटाने से क्या हुआ, विरोध गलत जगह पर है। एक समय में बेल कंपनी के प्रतिनिधियों ने USAC कमांड को एराकोब्रा पर टर्बोचार्जर की आवश्यकता को साबित करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। ग्रेट ब्रिटेन के विपरीत एराकोब्रा को सोवियत संघ में बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया गया था। 212 कोब्रा ब्रिटिश आदेश से लाल सेना वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। जैसा कि यह निकला, इन विमानों ने हजारों बाद के एराकोब्रा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पहला एराकोब्रा RAF को दिया गया। अंग्रेजों द्वारा एराकोब्रा को छोड़ने के बाद ब्रिटिश आदेश से कई विमान USAC में प्रवेश कर गए, जहां उन्हें पदनाम P-400 दिया गया। 347वें फाइटर ग्रुप के 67वें फाइटर स्क्वाड्रन का एक P-400 फाइटर टेक ऑफ ग्वाडल कैनाल के लिए तैयार किया जा रहा है। विमान को RAF छलावरण योजना के अनुसार चित्रित किया गया था। ग्वाडल कैनाल की भयावह जलवायु परिस्थितियों में तकनीशियनों को विशेष रूप से छलावरण जाल के तहत प्रस्थान के लिए विमान तैयार करने के लिए मजबूर किया गया था, जो कम से कम किसी तरह लोगों को चिलचिलाती धूप से बचाते थे। युद्ध में अमेरिकी प्रवेश की पूर्व संध्या पर USAC कमांड लड़ाकू विमानों के बेड़े की मात्रात्मक संरचना के बारे में चिंतित था।
ब्रिटिश आदेश से 179 एयर कोबरा ने यूएसएसी के साथ सेवा में प्रवेश किया, जहां उन्हें पदनाम P-400 प्राप्त हुआ। 100 से अधिक एयर कोबरा ने ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना में प्रवेश किया। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी उड्डयन के कुछ हिस्सों में लड़ाकू विमानों की आवश्यकता इतनी तीव्र थी कि कोबरा को यूएसएसी के रंगों में ब्रिटिश छलावरण से भी नहीं बदला गया था। P-400 सेनानियों, विशेष रूप से न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में 8वें लड़ाकू समूह, न्यू गिनी में 35वें लड़ाकू समूह और ग्वाडल कैनाल में 347वें लड़ाकू समूह के साथ सेवा में थे। निर्मित पीसी की संख्या 675 आयुध, एक 20 मिमी तोप, 40.30 कैलिबर विंग मशीन गन, 20.50 कैलिबर सिंक्रोनस मशीन गन इंजन एलिसन वीट 1710 से 35, पावर HP 1150 अधिकतम, गति MPH 358 मील प्रति घंटे 15,000 फीट 5.1 मिनट में 10,000 फीट की चढ़ाई करें। सर्विस सीलिंग फीट 39,000 अधिकतम उड़ान सीमा, मिल 1098 लड़ाकू उड़ान रेंज, मिल 600 विंग स्पैन, फीट 34 फीट लंबाई 32 ऊंचाई 93 खाली वजन 5360 lbs सकल वजन 7380 lbs अधिकतम टेक ऑफ वजन 8200 lbs आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 120 गैलन है। बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 95 गैलन। R-400 P-D 31वें लड़ाकू समूह के 39वें लड़ाकू स्क्वाड्रन से तस्वीर स्क्वाड्रन के आधार पर एयरफील्ड सेल्फ्रिज फील्ड PC पर ली गई थी। मिशिगन विमान का अंकन उसी स्क्वाड्रन से R-39C के अंकन के समान है। फिन पर रंग कोड 31R को छोड़कर पीले के बजाय यह काला है। इसके अलावा दोनों कॉकपिट दरवाजों में यूनिट प्रतीक जोड़े गए थे। लेफ्टिनेंट जॉन सी रॉबर्टसन चितोचिस हवाई अड्डे के P-39D के कॉकपिट से बाहर झुकते हुए अभिवादन करते हुए लहराते हुए। लुइसियाना 1941 के अंत में 39वें स्क्वाड्रन 31वें फाइटर ग्रुप के P-3910 ने लुइसियाना में एक अभ्यास में भाग लिया। P-D यूएसएसी द्वारा आदेशित पहले बैच के अंतिम 60 विमान P-D BE के रूप में बनाए गए थे। सिंक्रोनस राइफल कैलिबर मशीन गन की अनुपस्थिति से उन्हें R-39C से अलग किया गया था, लेकिन 4.30 कैलिबर मशीन गनों को विंग में रखा गया था, यानी मशीन गन आयुध योजना एयरक्राफ्ट के समान थी। विंग मशीन गनों की स्थापना से विंग संरचना को मजबूत किया गया और गोला बारूद की नियुक्ति के लिए डिब्बों का संगठन किया गया। प्रत्येक विंग मशीन गन का गोला बारूद भार 1000 राउंड है। विमान की भेद्यता को कम करने के लिए P-39D को सीलबंद ईंधन टैंक और कवच से लैस किया गया था। एक धारक को धड़ के नीचे रखा गया था, जिसे 250 या 500 पाउंड बम या एक अतिरिक्त ईंधन टैंक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इंजन V 1710 से 35 प्रतिपक्ष 6 निकास पाइप के साथ R-39C के समान। हालांकि कुछ विमानों को प्रतिपक्ष 12 पाइप वाले इंजन प्राप्त हुए। P-39D भय विमान आयुध में साधारण P-39D से भिन्न था। 37 मिमी बंदूक के बजाय 20 मिमी बंदूक थी। सबसे अधिक बार P-39D भय P-400 स्क्वाड्रन के साथ सेवा में थे, जो 20 मिमी तोपों से भी लैस थे। विंग के प्रत्येक विमान में एयर कोबरा पर P-39D के संशोधन से शुरू होकर 7.6 mm मशीन गन की एक जोड़ी रखी गई थी। बाहरी मशीन गन को आंतरिक के सापेक्ष थोड़ा ऑफसेट बैक के साथ स्थापित किया गया था। इसके अलावा इसमें एक छोटा बैरल था। वामपंथी विमान की मशीन गनों का सामने का दृश्य। धड़ की नाक में 12.7 मिमी मशीन गन स्थापित करने से इनकार करने के बाद P-39D पर डिब्बे का इंटीरियर बदल गया है। मशीन गन के स्थान पर कवच से ढका ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था। 60 P-39D भी लड़ाकू विमानों के बाद 705 P-39D भय विमान थे, जो 37 मिमी के बजाय केवल 20 मिमी बंदूकों में भिन्न थे। 158 P-39D भय सेनानियों को HP 1325 शक्ति के साथ V 1710 से 63 इंजन द्वारा संचालित किया गया था। प्रशांत क्षेत्र में कई अमेरिकी लड़ाकू स्क्वाड्रन एक साथ P-400, P-39D भय और P-39D2 से लैस थे। वे यूएसएसी के हिस्से के रूप में आग से बपतिस्मा लेने वाले पहले एयर कोबरा बन गए। P-39D विमान के एक हिस्से ने लैंड लीज के तहत लाल सेना वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। प्रारंभिक निर्माण के कुछ P-3910 को पिछले धड़ में के 24 और के 25 हवाई कैमरों को स्थापित करके फोटोटोही में संशोधित किया गया था। कवच ने तेल और वाटर कूलर को ढक दिया।
23 विमानों को P-39D भय वेरिएंट में, 11 को P-39D-4 वेरिएंट में संशोधित किया गया। विंग मशीन गन के लिए कार्ट्रिज बेल्ट को संकीर्ण लंबे बक्से 1000 राउंड प्रति बैरल में रखा गया था। 357वें फाइटर ग्रुप के 362वें फाइटर स्क्वाड्रन से P-39D भय टोनोपा में शिक्षण, PC, नेवादा, वसंत 1943। P-39D फाइटर डैशबोर्ड अल्टीमीटर गन इंडिकेटर 3 इंडिकेटर 4 इंडिकेटर न घंटे 6-7 खपत संकेतक 8 या लैंडिंग प्रेशर इंडिकेटर 10 संकेतक 11 ठड ऊंचाई क्षितिज ठड दर चढ़ाई संकेतक 14 और पर्ची संकेतक 15 ठड इंजन नियंत्रण उपकरण ठल कार्बोरेटर थर्मामीटर ठग ऑक्सीजन सिस्टम वाल्व ठड ईंधन प्रणाली दबाव नापने का यंत्र थर्मामीटर। P-39 संख्या निर्मित P-39D PC 60 निर्मित की संख्या P-39D भय PC 705 निर्मित की संख्या P-39D भय PC 158 आयुध 137 मिमी तो P-39D भय और P-39D-2 एक 20 मिमी तो पर 40.30 कैलिबर विंग मशीन गन 20.50 कैलिबर सिंक्रोनस मशीन गन एलिसन V1710 से 35 इंजन P-39D और P-39D भय एलिसन V1710 से 63 भय DBE पावर HP 1001 150 V1710 से 35 1325 V1710 से 63 अधिकतम गति 12000 फीट पर 368 मील प्रति घंटे। P-39D 5.7 मिनट में 15000 फीट चढ़े। P-39D सर्विस सीलिंग 32 फीट 100 P-39D अधिकतम उड़ान सीमा मिल 1545। P-39D लड़ाकू उड़ान रेंज मिल 800 P-39D विंग स्पैन फीट 34 फीट लंबाई 32 ऊंचाई 11 फीट 10 इंच खाली वजन 6300 पाउंड सकल वजन 7830 lbs अधिकतम टेक ऑफ वजन 8200 lbs आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 120 गैलन है। बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 95 गैल। P-39D भय पर 175 गैल। एरो कोबरा के सभी संस्करणों पर पायलट की कुर्सियां समान थीं। आमतौर पर यह संकेत दिया जाता है कि P-39F लड़ाकू विमानों में प्रत्येक तरफ 12 अलग अलग निकास पाइप थे। चित्र P-39F क्रमांक 41 से 7246 है। यह गणना करना आसान है कि 12 पाइप नहीं है, लेकिन 6 हैं। यह अपवाद है या नियम। P-39F मॉडल के लड़ाकू विमान P-39D से केवल 10 फीट 4 इंच के व्यास वाले प्रोपेलर में भिन्न थे। जब तक P-39F का उत्पादन शुरू हुआ, लैंडिंग गियर हरे रंग में रंगने लगा। P-39F और P-39J P-39F संस्करण P-39D का एक और विकास था, जो अधिकांश डी संशोधन विमानों में उपयोग किए जाने वाले V1710 से 35 इंजन द्वारा संचालित था। लेकिन सभी P-39F की मोटरों में 12 अलग अलग नोजल थे। 37 मिमी की तोप आगे के धड़ में लौट आई। पिछले सभी कोबरा पर पाए जाने वाले कर्टिस इलेक्ट्रिक प्रोपेलर के स्थान पर P-39F को 10 एरो प्रोडक्ट्स प्रोपेलर प्राप्त हुआ। 27 P-39F विमानों को P-39D भय और P-39D-4 फोटोटोही विमान के समान फोटोटोही विमान में संशोधित किया गया था। P-39F पर आधारित फोटोटोही विमान को पदनाम P-39F भय प्राप्त हुआ। 244 P-39F सेनानियों का आदेश दिया गया था। 229 बनाए गए थे। बैच के अंतिम 25 विमान एक स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के साथ V1710 से 59 इंजन से लैस थे। इन सेनानियों को पदनाम P-39J प्राप्त हुआ। P-39F और P-39J की एक महत्वपूर्ण संख्या ने उत्तरी अफ्रीका, अल्ले-उत्तियन पर्वत और दक्षिण पश्चिम प्रशांत में कार्यवाही देखी। उड़ान में P-39F सीरियल नंबर 41 से 7224 है, जिसमें 12 निकास पाइप हैं। सबसे अधिक संभावना है P-39F के लिए वास्तव में सामान्य नियम प्रत्येक तरफ 12 व्यक्तिगत निकास पाइपों की उपस्थिति थी। इस मशीन की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि कील पर छपी संख्या धनुष में धड़ के किनारे पर दोहराई जाती है। तस्वीर स्पष्ट रूप से मध्य भाग में धड़ के ड्रॉ डाउन को दिखाती है। P-39F संशोधन के अंतिम 25 विमान V1710 से 59 इंजन से लैस थे। इन मशीनों को पदनाम P-39J प्राप्त हुआ। बाह्य रूप से वे P-39F से व्यक्तिगत निकास पाइपों की संख्या में भी किसी भी चीज में भिन्न नहीं थे। 54वें लड़ाकू समूह के 57वें स्क्वाड्रन में अपनी सेवा के दौरान इस विमान को लेफ्टिनेंट लेस्ली स्पंट्स ने उड़ाया था। स्क्वाड्रन अलास्का में स्थित था।
कॉकपिट दरवाजे के सामने धड़ की तरफ हवाई युद्ध में 3 जीत के निशान हैं। P-FR-39 के P-39L ढाई मिनट और P-39N प्रारंभ में 1800 P-39G सेनानियों का आदेश दिया गया था, लेकिन तब बैच को विभिन्न मॉडलों के विमानों की कई श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया था। P-39 के P-39L ढाई मिनट और P-39N एराकोब्रा के इन 4 प्रकारों को मध्यम के रूप में जाना जाता है। निर्मित 210 R-39 के V1710 से 63 1325 HP इंजन द्वारा संचालित थे, जो कम ऊंचाई के संचालन और एरो प्रोडक्ट्स विमानों के लिए अनुकूलित थे। V1710 से 63 इंजन में प्रति साइड 6 निकास पाइप थे। भारी मशीन गनों के लिए गोला बारूद में प्रति बैरल 15 राउंड की वृद्धि की गई। 6 R-39 के पर हवाई कैमरे लगाए गए, जिसके बाद मशीनों को पदनाम R-39 के भय प्राप्त हुआ। P-39L संशोधन सेनानियों को P-39 के उत्पादन के लिए एक अनुबंध के तहत 250 इकाइयों में निर्मित किया गया था। P-39L पर कर्टिस इलेक्ट्रिक प्रोपेलर स्थापित किए गए थे। आगे के धड़ के किनारों पर त्रिकोणीय वेंट दिखाई दिए। R-39L वेरिएंट पहला कोब्रा था, जिसमें नए डिजाइन के नोज व्हील थे। नए पहिए में एक बड़ा डिस्क और एक संकरा टायर था, जबकि पहिया का समग्र व्यास समान रहा। 11 P-39L पर 2 हवाई कैमरे लगे थे। फोटोटोही वाले को P-39L भय नामित किया गया था। उड़ान में R-39 के 4 मध्यम कोब्रा मॉडल में से पहला है। प्रारंभ में विमान को P-39G के रूप में आदेश दिया गया था, लेकिन अंत में एक के बजाय 4 संशोधन प्राप्त किए गए, जो एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे। ढाई मिनट वेरिएंट के फाइटर्स P-39L से केवल इंजनों में भिन्न थे। वे 1360 HP की शक्ति वाले V1710 से 83 इंजन से लैस थे। प्रोपेलर कर्टिस इलेक्ट्रिक 8 ढाई मिनट को फोटोटोही R-39 भय में अपग्रेड किया गया। P-39N मॉडल एराकोब्रा के मध्यम संशोधनों में सबसे अधिक बन गया। इन सेनानियों को 2095 प्रतियों में बनाया गया था। P-39N पर विमान के वजन को कम करने के लिए आंतरिक ईंधन टैंक की क्षमता को 87 गैलन तक कम कर दिया गया था। हालांकि विमान किट से लैस थे, जिससे सामान्य परिस्थितियों में सामान्य बहाल करना संभव हो गया। 120 गैलन आंतरिक टैंक पहले 500 P-N को P-NBE नामित किया गया था, जो V1710 से 85 इंजन और 11 एरो प्रोडक्ट्स प्रोपेलर द्वारा संचालित था। अगले 900 सेनानियों को पदनाम P-39N भय के तहत उत्पादित किया गया था। इन मशीनों पर एरो प्रोडक्ट्स प्रोपेलर का व्यास बढ़ाकर 11 फीट 7 इंच कर दिया गया था। इसके अलावा विमान के बेहतर संतुलन के लिए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को थोड़ा पीछे खिसका दिया गया। अंतिम 695 सेनानियों को P-39N नभेस नामित किया गया था और उनके कवच को हटा दिया गया था, जिसका कुल द्रव्यमान 38 पाउंड था। पायलट की सीट के पीछे पारदर्शी बुलेट प्रूफ ग्लास की जगह स्टील की छोटी आर्मर प्लेट लगाई गई थी। P-39N के आधार पर फोटोटोही विमान के 2 प्रकारों का उत्पादन किया गया। P-39N भय 128 विमान P-39N1 से परिवर्तित और P-39N भय 35 विमान परिवर्तित P-NBE से। P-39N लड़ाकू विमानों का व्यापक रूप से यूसाक और लाल सेना वायुसेना में उपयोग किया गया था। वे भी निःशुल्क फ्रांसीसी वायुसेना के साथ सेवा में थे और मई 1943 के बाद इटली प्रशिक्षण इकाई से एरोकोब्रास चित्र महाद्वीपीय संयुक्त राज्य में स्थित एक हवाई क्षेत्र में लिया गया था। कुल 240 ढाई मिनट लड़ाकू विमानों का निर्माण किया गया। ढाई मिनट विमान का इंस्ट्रूमेंट पैनल एक मैकेनिक एक पायलट को कठोर ठंडे दिन में P-39L इंजन शुरू करने में मदद करता है। धड़ की नाक में हवा के झरोखों पर ध्यान दें, जो कोब्रा के बाद के सभी संशोधनों के लिए मानक बन गए हैं। P-L निर्मित PC की संख्या 2095 आयुध 137 मिमी तोप 40.30 कैलिबर विंग मशीन गन 20.50 कैलिबर सिंक्रोनस मशीन गन इंजन एलिसन V1710 से 85 पावर HP 1200 अधिकतम गति मील प्रति घंटे 379 मील प्रति घंटे 10,000 फीट 3.8 मिनट में 15,000 फीट चढ़े। सर्विस सीलिंग फीट 38,500 अधिकतम उड़ान सीमा मिल 1,250 लड़ाकू उड़ान रेंज मिल 750 विंग स्पैन 34 फीट लंबाई 32 ऊंचाई 12 फीट 5 इंच खाली वजन 5,675 LBS सकल वजन 7,600 पाउंड अधिकतम टेक ऑफ वजन 8,200 LBS आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 87 गैलन है।
भारी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 175 गैलन। 4 मध्यम संशोधनों में से अंतिम P-39N है। इस प्रकार के 2095 विमान तैयार किए गए थे। नाक लैंडिंग गियर के पहिए पर ध्यान दें, एक बड़ा व्यास डिस्क और एक संकीर्ण वायवीय। इस प्रकार के पहले पहिए P-39L पर लगाए गए थे। P-39N फाइटर का डैशबोर्ड बेल द्वारा फोटो खिंचवाया गया। विभिन्न मॉडलों के कोब्रा पर डैशबोर्ड एक दूसरे से थोड़े भिन्न थे। इस P-39N को 1944 की शुरुआत में जर्मनों ने ट्रॉफी के रूप में कब्जा कर लिया था। टेल नंबर 71 पीला है। कील पर सीरियल नंबर को चित्रित किया गया है। कील पर सीरियल नंबर अमेरिकी विमानों के लिए पारंपरिक, आमतौर पर कोब्रा के यूएसएसआर में आने के बाद चित्रित किए गए थे। P-39Q एयरक्राफ्ट का अंतिम उत्पादन मॉडल है और साथ ही सबसे बड़े पैमाने पर 8 उत्पादन श्रृंखलाओं के क्यू संशोधन के 4905 सेनानियों का निर्माण किया गया था। इस राशि का आधे से अधिक सोवियत संघ को दिया गया, फ्री फ्रांस में स्थानांतरित कर दिया गया और इटली का सहयोगी बन गया। P-39Q और पिछले संशोधनों के विमानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर विंग मशीन गनों को नष्ट करना था। साथ ही साथ विंग विमानों के नीचे एक भारी मशीन गन के साथ एक कंटेनर में निलंबन की संभावना थी। बड़ी संख्या में P-39Qs, विशेष रूप से लाल सेना वायुसेना में विंग माउंटेड मशीन गन कंटेनरों के बिना उड़ान भरी। P-39N की तरह P-39Q V1710 से 85 इंजन से लैस था, जिसमें बोर्ड पर 6 नोजल थे। पहली उत्पादन श्रृंखला के विमानों को P-39Q भय नामित किया गया था। इनमें से 150 एयरक्राफ्ट में 87 गैलन आंतरिक टैंक थे। 5 विमानों को P-39Q भय फोटोटोही विमान में परिवर्तित किया गया था। दूसरी श्रृंखला के विमान P-39Q भय 950 प्रतियां बनाई गईं। P-39Q भय के आंतरिक टैंकों की क्षमता 110 गैलन थी। विमान के वजन को कम करने के लिए कवच की मोटाई कम की गई थी। 148 वाहनों पर 2 कैमरे लगाए गए। P-39Q भय फोटोटोही निकला। 705 P-39Q भय सेनानियों में 108 गैलन ईंधन टैंक और प्रबलित कवच सुरक्षा थी। इसके अलावा सोवियत विशेषज्ञों की सिफारिशों पर इन मशीनों में कई सुधार किए गए थे, जिसका उद्देश्य सर्दियों में विमान के प्रदर्शन में सुधार करना था। बिजली संयंत्र नियंत्रण का स्वचालन शुरू किया गया है, विशेष रूप से गैस क्षेत्र की आवाजाही और प्रोपेलर क्रांतियों की संख्या में परिवर्तन को समन्वित किया गया है। 8 विमानों को P-39Q फोटोटोही विमान में परिवर्तित किया गया। अगला उत्पादन बैट 1000 P-39Q अभ्यास है। ये मशीनें P-39Q भय से बहुत अलग नहीं थीं। 4 ऑक्सीजन टैंकों के बजाय 2 बच्चे थे। सभी संशोधनों के कोब्रा की एक छोटी संख्या को एक फोटोटोही संस्करण में संशोधित किया गया था। एक नियम के रूप में कैमरे एक ही प्रकार के थे। फोटो में तीर फोटो उपकरण नियंत्रण कक्ष दिखाता है। फोटो उपकरण नियंत्रण कक्ष पंख के ठीक पीछे धड़ के निचले हिस्से में 2 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे निचला धड़ त्वचा पैनल हटा दिया गया। 891 P-39Q भय सेनानियों पर ऑन बोर्ड उपकरणों की संरचना कुछ हद तक बदल गई है। 109 P-Q भी 4 ब्लेड वाले एरो प्रोडक्ट्स प्रोपेलर से लैस थे। लड़ाकू मॉडल P-39Q भय ने 700 टुकड़े बनाए। उनमें से अधिकांश ने लाल सेना वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। P-39Q भय पर पीछे के धड़ और क्षैतिज पूंछ के डिजाइन को मजबूत किया गया था। नवीनतम उत्पादन रन 400 P-39Q भय है। इन विमानों पर बेल 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर में वापस आ गया। अंतिम P-39Q भय की रिलीज के साथ एयरक्राफ्ट का सीरियल प्रोडक्शन पूरा हो गया। प्लांट R-63 किंग कोब्रा फाइटर्स के उत्पादन में बदल गया और डिजाइनर पहले अमेरिकी जेट फाइटर के साथ पकड़ में आए। R-59 एयरकॉमेट P-39Q कोब्रा का आखिरी प्रोडक्शन वेरिएंट था। 4 राइफल कैलिबर विंग मशीन गन के बजाय प्रत्येक R-39Q विमान के नीचे एक 12.0 मशीन गन के साथ गोंडोल लगाए गए थे। युद्ध की स्थिति में गोंडोल को अक्सर हटा दिया जाता था। P-39Q फाइटर का डैशबोर्ड तस्वीर सबसे अच्छी गुणवत्ता नहीं है। इसके अलावा इंजन नियंत्रण उपकरण को बोर्ड से हटा दिया गया था। लिटिल HINX P-39Q जो 1943 के अंत में पोर्ट मोरेस्बी में आधारित था। प्राथमिक चिकित्सा किट बख्तरबंद पीठ लड़ाकू P-39Q भय के पीछे की तरफ तय की गई है। पहले कोब्रा पर प्राथमिक चिकित्सा किट बाएं कॉकपिट दरवाजे के अंदर से जुड़ी हुई थी। मार्किन एयरफील्ड
गिलबर्ट द्वीप समूह 1943 में P-2 लड़ाकू विमान। चित्र बहुत अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, लेकिन यह 4 ब्लेड वाले प्रोपेलर के साथ एक दुर्लभ कोब्रा P-39 भय दिखाता है। इस तरह के स्क्रू केवल P-39 भय और P-39 पर लगाए गए थे। इनमें से लगभग सभी मशीनें सोवियत संघ को दी गई थीं। गैस क्षेत्र के पास से 1 मीटर के साथ विद्युत नियंत्रण का पैनल दिखाई दे रहा है। 12.7 मिमी मशीन गन के साथ अंडरविंग गोंडोला का क्लोजअप। 27.62 मिमी विंग मशीन गनों की बजाय P-39 के ऊपर गोंडोला स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह सोवियत संघ में कई कोब्रा को TR-39 के 2 सीटों वाले प्रशिक्षण संस्करण में अपग्रेड किया गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसएसआर ने देश की वायुसेना के लिए सेनानियों की पसंद के परीक्षण के लिए 2 कोब्रा को डंडे को सौंप दिया। पीपल्स डेमोक्रेट्स याक 9 पर बसे। P-39 पायलट के कॉकपिट के स्टारबोर्ड की तरफ खुले बाएं कॉकपिट दरवाजे के माध्यम से फोटो खिंचवाया गया। कंट्रोल नॉब को काले रंग से रंगा गया है, लेकिन पेंट बहुत छिल गया है। निर्मित पीसी की संख्या 4905 आयुध 137 मिमी तोप 40.5 कैलिबर मशीन गन इंजन एलिसन वीट 1710 से 85 पावर HP 1200 अधिकतम गति MPH 385 मील प्रति घंटे 15,000 फीट 4.5 मिनट में 15,000 फीट चढ़े। सर्विस सीलिंग 35,000 फीट अधिकतम उड़ान सीमा मिल 1,100 लड़ाकू उड़ान रेंज मिल 650 विंग स्पैन फीट 34 फीट लंबाई 32 ऊंचाई 12 फीट 5 इंच खाली वजन 5,645 lbs सकल वजन 7,700 lbs अधिकतम टेक ऑफ वजन 8,350 lbs आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 120 गैलन बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 175 गैलन। अमेरिकी नौसेना के विमानों को 2 P-39 प्राप्त हुए। इन विमानों को बेड़े की विमानन कोडिंग प्रणाली के अनुसार F2LA के नामित किया गया था। आंतरिक ईंधन टैंक की छोटी क्षमता के कारण एक अतिरिक्त ईंधन टैंक अक्सर कोब्रा के फ्यूजलेज के नीचे लटका दिया जाता था, अक्सर 75 गैलन की क्षमता के साथ। टैंक को एक मानक बम रैक पर रखा गया था। 362वें फाइटर स्क्वाड्रन 357वें फाइटर ग्रुप हेवर्ड फील्ड PC से P-39 फाइटर्स कैलिफोर्निया 1943 P-39 फाइटर के हवाई हथियारों का समायोजन 357वें लड़ाकू समूह में एक कर्मचारी अधिकारी के रूप में कर्नल एडवर्ड एस चिकरिंग द्वारा अपने स्वयं के नाम सागा बॉय 11 के साथ एक P-2 लड़ाकू उड़ाया गया था। असेंबली लाइन को बंद करने वाला यह दूसरा P-39 भय है। P-39 ज़ेब्रा पेंटेड विमान की तिकड़ी इस तरह से चित्रित सेनानियों का उपयोग किया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण के रूप में अभ्यास में वे आमतौर पर एक विरोधी के रूप में कार्य करते थे। TR-39 P-2 3X P-39 प्रोटोटाइप विभिन्न पंखों के साथ बनाए गए थे, जिन्हें जैमिंग और पतवार द्वारा स्थिर किया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार XP-39 पर एक लेमिनार विंग का परीक्षण किया गया था, जिसे बाद में XP-63 किंग कोब्रा फाइटर पर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि प्रसिद्ध तस्वीरें इस संस्करण का खंडन करती हैं। सबसे अधिक संभावना है जानकारी 2 XP-39 परिवर्तित XP-63 को संदर्भित करती है। पहले 3 प्रोटोटाइप वास्तव में किंग कोब्रा के डिजाइन समाधानों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए गए थे, लेकिन लेमिनार विंग नहीं। पहले यह प्रोटोटाइप को कॉन्टिनेंटल V1430 इंजन से लैस करने वाला था, लेकिन एलिसन V1710 से 47 इंजन लगाए गए थे। टर्बोचार्जर को समायोजित करने के लिए धड़ को 21.3 इंच लंबा करना पड़ा। यह मान लिया गया था कि विमान R-76 पदनाम के तहत उत्पादन में जाएगा, लेकिन धारावाहिक उत्पादन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। एयरकोब्रा के सभी मॉडल और R-63 किंग कोब्रा फाइटर एलिसन V1710 इंजन के विभिन्न संस्करणों से लैस थे। एलिसन V1710 इंजन का एक प्रकार प्रति साइड छह ट्विन टेल पाइप के साथ 12 व्यक्तिगत टेल पाइप के साथ एक प्रकार था। नोजल कट के गोल भाग पर ध्यान दें। इंजन प्रोपेलर के ठीक पीछे स्थापित एक लंबे शाफ्ट गियरबॉक्स से जुड़ा था। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बंदूक कैसे लगाई गई थी। P-39 फाइटर के इंजन के बाएं दृश्य धड़ के पैनल को नष्ट कर दिया गया है। एलिसन V1710 इंजन का पिछला भाग दाईं ओर का दृश्य। तेल टैंक धड़ के बहुत नाक में बैटरी के सामने स्थित है। धड़ के दाएं और बाएं तरफ से 2 हटाने योग्य पैनलों द्वारा इंजन तक पहुंच प्रदान की गई थी।
कैब के सामने एक छोटा उपभोज्य ईंधन टैंक लगाया गया है। चेओ पीसी में संग्रहालय के संग्रह से फाइटर P-39 एन कैलिफोर्निया मूल स्थिति में बहाल। भारी मशीन दिनों के पुनः लोड हैंडल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लाल रंग से रंगा गया है। बेल द्वारा निर्मित P-39 और P-63 लड़ाकू विमानों के कॉकपिट के इंटीरियर को हरे रंग से रंगा गया था। बाईं ओर की तस्वीर में गैस सेक्टर साफ नजर आ रहा है। कॉकपिट के बाएं दरवाजे की भीतरी सतह रंग भरा है। चूंकि उड़ान में विमान के आपातकालीन निकास के दौरान आने वाली हवा के प्रवाह के खिलाफ दरवाजा खोलना बेहद मुश्किल है, एयरक कोबरा को दोनों केबिन दरवाजे के आपातकालीन रीसेट के साथ प्रदान किया गया था। कॉकपिट के दाहिने दरवाजे की भीतरी सतह रंग भरा है। दरवाजे पर उड़ान कार्ड के लिए एक जेब है। पॉकेट फ्लैप पर लैंडिंग गियर और फ्लैप को बढ़ाने वापस लेने का निर्देश होता है। नाक लैंडिंग गियर का डिजाइन सरल लेकिन मजबूत और विश्वसनीय है। रैक के शीर्ष पर तय किए गए छोटे आला शटर पर ध्यान दें। आला मुख्य रूप से आला के किनारों पर तय संकीर्ण दरवाजों से बंद होता है। दरवाजे और नीचे की पोस्ट और आंतरिक सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। कोबरा के शुरुआती संस्करणों में अकड़ और अकड़ को चित्रित नहीं किया गया था। एरो कोबरा कॉकपिट में कोई साइड कंसोल नहीं थे। नियंत्रण सीधे पायलट की सीट के किनारों पर फर्श पर लगाए गए थे। बड़े पुरुष पायलट की सीट बेल्ट के विभिन्न रंगों पर ध्यान दें। चिन्हों में संग्रहालय से एरो कोबरा कॉकपिट का इंटीरियर बाएं दृश्य। लिप ट्रिम टैब को समायोजित करने के लिए सीट कप से जुड़ी एक पतवार का उपयोग किया जाता है। रेडियो स्टेशन को माउंट करने के लिए धड़ के केबिन स्पेस का उपयोग किया जाता है। R-39 फाइटर के संशोधन और संचालन के थिएटर के आधार पर रेडियो स्टेशन का प्रकार बदल गया, जिसमें विमान संचालित किया गया था। कॉकपिट चंदवा के दाहिने खंड को अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ मोड़ा जा सकता है, जिससे रेडियो उपकरण तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। त्वचा के साथ धड़ की नाक हटा दी गई। पीछे का दाहिना दृश्य चिन्हों में संग्रहालय से P-39 विमान 37 मिमी बंदूक पत्रिका का विवरण। ऑक्सीजन टैंक को चमकीले पीले रंग में रंगा गया है। बैटरी को लाल रंग से रंगा गया है, लेकिन वास्तव में यह काली थी। आंतरिक सतहों को उसी तरह चित्रित किया गया है जैसे केबिन के इंटीरियर को हरे रंग में। चिन्हों में एक संग्रहालय से P-39 के आगे के धड़ का बाईं ओर का दृश्य। नाक के पहिए का पास से चित्र। पहले मुद्दों के कोबरा में छोटे व्यास डिस्क और अपेक्षाकृत बड़े न्यूमेटिक्स वाले पहिए थे। बाद में P-39L से शुरू होकर उन्होंने बड़े डिस्क और संकीर्ण न्यूमेटिक्स के साथ पहियों को स्थापित करना शुरू कर दिया। नोज लैंडिंग गियर की थ्रस्ट क्लीनिंग रिलीज। फ्रंट लैंडिंग गियर की आला का निचला दृश्य। फॉन मुख्य लैंडिंग गियर का आंतरिक दृश्य। पहिए का रिम चांदी का है। अकड़ और अकड़ की भीतरी सतह हरी है। बाएं मुख्य लैंडिंग गियर के सामने का दृश्य। लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर व्हील वेल इंटीरियर, नोट स्टिफनर, लिंकेज और इनर सैश। दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर का आंतरिक दृश्य। वामपंथी समर्थन के साथ आसानी से भ्रमित। दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर के पीछे का दृश्य। ब्रेक के लिए हाइड्रोलिक वायरिंग और अकड़ के लिए सैश लगाव पर ध्यान दें। बाएं मुख्य लैंडिंग गियर की आला का आंतरिक भाग। दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर कुएं का पास से चित्र। आला का हिस्सा, जो केंद्र खंड में स्थित है, हरे रंग में रंगा गया है। विंग प्लेन में आला का हिस्सा चमकीला पीला है। दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर के पहिए के कुएं का आंतरिक भाग। एरो कोबरा कॉकपिट बंदरगाह की ओर का सामान्य दृश्य। बाह्य रूप से एयरक कोबरा के सभी उत्पादन मॉडलों पर कॉकपिट लगभग परिवर्तित रहा। कैनोपी के साइड ग्लेजिंग में खिड़की पर ध्यान दें। छज्जा अक्सर तेल के साथ छिड़का जाता था, जो आगे के दृश्य को सीमित करता था। इस मामले में पायलट ने खिड़की खोल दी। कैब के दरवाजों में खिड़कियों को एक पारंपरिक कार की तरह उतारा और ऊपर उठाया गया था। पायलट अक्सर कॉकपिट तक पहुंचने के लिए दाहिने दरवाजे का इस्तेमाल करते थे। P-39 क्यू फाइटर के रेडियो उपकरण कैनोपी के पिछले हिस्से में ग्लेजिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रोपेलर के स्पिनर से निकलने वाले 37 मिमी गन बैरल का हिस्सा अक्सर एक आवरण से ढका होता था। 20 मिमी आवरण के साथ बैरल को कभी भी बंद नहीं किया गया है। धड़ का आगे का हिस्सा आसानी से प्रोपेलर के स्पिनर में चला जाता है। P-39L के संशोधन के साथ प्रत्येक तरफ धड़ के सामने एक बड़ा वायु वेंट दिखाई दिया। धड़ के किनारे के छेद पर ध्यान दें, जो विमान को उठाने का काम करता है। बाईं ओर वेंट स्प्रिंग लोडेड प्लेट मशीन गन कार्ट्रिज को निकालने के लिए छेद को बंद कर देती है।
कॉकपिट के दरवाजे के ठीक नीचे और सामने विमान के छाप को धड़ पर अंकित किया गया है। प्रकार, संबद्धता, क्रम संख्या। धड़ की ऊपरी सतह पर कॉकपिट चंदवा के पीछे स्थित कार्बोरेटर हवा का सेवन के सामने का दृश्य। वायु सेवन वाहिनी में क्षैतिज प्लेट पर ध्यान दें। त्वचा के साथ धड़ के पिछले हिस्से को हटा दिया। ऊपर दाएं दृश्य। एक गोलाकार वस्तु एक इंजन तेल टैंक है जिसे चांदी में रंगा गया है। रेडियो एंटीना मस्तूल भी दिखाई देता है। मस्तूल लकड़ी का बना होता है। फ्लैप ड्राइव इलेक्ट्रिक है। फ्लैप को वापस लेने विस्तारित करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव दाहिने विमान के मध्य भाग में स्थापित है। बाएं विमान के फ्लैप को साफ करने छोड़ने का जोर। रेडियो उपकरण न केवल कॉकपिट में बल्कि धड़ में भी स्थापित होते हैं। तस्वीर बंदरगाह की ओर से ली गई थी। डिब्बे तक पहुंच पैनल को हटा दिया गया था। धड़ के पूंछ खंड में छेद के माध्यम से विमान को उठाने का इरादा है। धड़ की ऊपरी सतह पर सफेद एंटीना इनपुट पर ध्यान दें। ऑयल कूलर और इंजन रेडिएटर के एयर इनटेक बाएं और दाएं विंग विमानों के मध्य भाग के अग्रणी किनारे पर स्थित हैं। विस्तारित स्थिति में दाहिने विमान का प्रारंभ चिनो पीसी में संग्रहालय के संग्रह से विमान P-39 सेन, कैलिफोर्निया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश अमेरिकी विमानों के लिए मानक एरोकोब्रा पर वामपंथी विमान के अग्रणी किनारे पर बहुत टिप पर वायुदाब रिसीवर स्थापित किया गया था। एलेरॉन त्वचा लिनन। दोनों एलेरॉन पर ट्रिम टैब और बैलेंस प्लेट है। चित्र लेफ्ट एलेरॉन है। राइट एलेरॉन। त्वचा के पैनल के साथ धड़ के निचले हिस्से मुख्य लैंडिंग गियर के नीचे के बीच को हटा दिया गया। यह वह जगह है जहां तेल कूलर स्थित है। विंग मशीन गन के बैरल स्टील केसिंग से ढके होते हैं। विंग के पैर के अंगूठे को भी उस जगह पर स्टील से मढ़ा जाता है जहां मशीन गन लगाई जाती है। विंग मशीन गनों को एराकोब्रा संशोधनों P-39D-P-39N पर रखा गया था। विंग प्लेन की निचली सतह पर 4 छेदों के माध्यम से कारतूसों को बाहर निकाला गया। चित्र स्पष्ट रूप से खर्च किए गए कारतूसों की निकासी के लिए छेद दिखाता है। धड़ के नीचे एक मानक बम रैक को केंद्र रेखा पर रखा गया है। यह 500 पाउंड कैलिबर या एक अतिरिक्त ईंधन टैंक तक के बम ले जा सकता है। एरोनॉटिकल लाइट्स विंग टिप्स की ऊपरी और निचली सतहों पर स्थित होती हैं। चित्र में बाएं तल पर लाल बत्ती है, दाएं तल पर हरी बत्ती है। विंग फ्यूल टैंक की फिलर नेक। एक नियम के रूप में गर्दन की टोपी लाल रंग में रंगी गई थी। राइट विंग प्लेन पर ग्रीन नेविगेशन लाइट। प्लेन की निचली सतह। 3 पहचान रोशनी पर ध्यान दें जो केवल दक्षिणपंथी विमान की निचली सतह पर है। रोशनी का रंग आगे से पीछे लाल, नीला, हरा, एम्बर। वापस लेने योग्य लैंडिंग लाइट। खर्च किए गए कारतूसों की निकासी के लिए छेद भी दिखाई दे रहे हैं। बाएं विमान की निचली सतह। अग्रभूमि में एक लाल वायु नेविगेशन प्रकाश है। गोल कांच एक वापस लेने योग्य लैंडिंग प्रकाश है। एलेरॉन टिक्का पर ध्यान दें। ऊर्ध्वाधर पूंछ का सतह क्षेत्र 7.9 वर्ग मीटर है। फुट घूमने वाले प्रोपेलर द्वारा बनाए गए टर्निंग मोमेंट की भरपाई के लिए कील को थोड़ा बाईं ओर घुमाया जाता है। ऊर्ध्वाधर पूंछ की अधिकतम तार लंबाई 43.875 इंच, ऊंचाई 44.52 इंच है। स्टेबलाइजर से कील के ऊपरी किनारे तक लगभग आधी ऊंचाई पर एक सफेद नेविगेशन लाइट होती है। चित्र में 7 संख्या के क्षैतिज क्रॉस बार के नीचे रोशनी उलटना के दोनों किनारों पर स्थित है। एक लिनन की पतवार की चढ़ाना। पतवार क्षेत्र 11.07 वर्ग। संतुलन सतहों के क्षेत्र सहित पैर। अधिकतम पतवार विक्षेपण कोण 30 डिग्री। पतवार ट्रिम क्षेत्र 0.37 वर्ग फीट। ट्रिम कोण 20 डिग्री। लिल फीट भी कैनवास के साथ पंक्तिबद्ध है। लिल फीट का कुल क्षेत्रफल 16.22 वर्ग मीटर है। फुट विक्षेपण कोण 35 डिग्री ऊपर नीचे 15 डिग्री। बाएं लिप का ट्रिमर क्षेत्र 0.6 वर्ग मीटर है। पैर विक्षेपण कोण 20 डिग्री। स्टेबलाइजर के 2 हिस्सों का कुल क्षेत्रफल 23.9 वर्ग मीटर है। फुट स्टेबलाइजर को 2.25 डिग्री के हमले के सकारात्मक कोण के साथ स्थापित किया गया है। स्टेबलाइजर स्पैन 13 फीट। स्टेबलाइजर सहित अधिकतम कॉर्ड 52.25 इंच। 2 XP-39 प्रोटोटाइप। सीरियल नंबर 41 से 19511 और 41 से 19512 XP-63 प्रोटोटाइप में परिवर्तित किए गए थे। वे लाइमिनर विंग्स V8710 से 47 इंजन से लैस थे जिसमें प्रत्येक तरफ 6 निकास पाइप और 4 ब्लेड प्रोपेलर थे। पहली XP-63 पर पहली उड़ान 7 दिसंबर 1942 को बेल के वरिष्ठ परीक्षण पायलट रॉबर्ट एम
स्टेनली द्वारा की गई थी। दूसरे प्रोटोटाइप ने 4 मार्च 1943 को उड़ान भरी थी। उड़ान परीक्षणों के दौरान दोनों विमान नष्ट हो गए थे। एक XP-63 बनाया गया था, सीरियल नंबर 42 से 78015। XP-63 के विपरीत XP-63 में व्यक्तिगत निकास पाइप 12 प्रति साइड के साथ भी 1710 से 93 इंजन था। 426 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ XP-63 सही मायने में दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बन गया है। किंग कोबरा का पहला उत्पादन मॉडल P-63 का संशोधन था। 7 उत्पादन श्रृंखलाओं के कुल 1725 R-63 विमान बनाए गए थे। P-63 6 मॉडल से शुरू होकर 500 पाउंड के बम या बाहरी ईंधन टैंक के लिए अंडरविंग हार्ड पॉइंट विमान पर लगाए गए थे। चित्रित P-39 क्यू की तरह किंग कोबरा ने विंग के नीचे भारी मशीन गनों के साथ कंटेनरों को लटकाने की संभावना प्रदान की, लेकिन कंटेनरों का आकार अलग था। इसके अलावा किंग कोबरा पर पंख की जड़ों में हवा के सेवन के आकार को बदल दिया गया था। प्रत्येक विमान के केंद्रखंड के पैर के अंगूठे में 2 छोटे वाले के बजाय एक बड़ा खंड हवा का सेवन था। R-63 सेनानियों के पास R-63C संशोधन के विशिष्ट उद्गार पंख नहीं थे। लेफ्ट विंग प्लेन के नीचे एल आकार के एयर प्रेशर रिसीवर को नोट करें। कुछ किंग कोबरास पर PVD-6 ने एक समकोण बनाया, लेकिन अधिकांश रैक पर थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ था, जबकि रिसीवर स्वयं विमान के निर्माण अक्ष के समानांतर स्थित था। अधिकांश P-63A और बाद में किंग कोबरा संस्करण जो USAF के साथ सेवा में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें बिल्कुल भी चित्रित नहीं किया गया था। चित्र में R-63 नॉट वायु दाब रिसीवर पोस्ट के ढलान पर ध्यान दें। 5वां R-63 एक उड़ान में बनाया गया। तस्वीर लड़ाकू के सैन्य परीक्षण के दौरान ली गई थी। पहला उत्पादन P-63 शीर्ष पर गंधित जैतून और तल पर तटस्थ ग्रे रंग में रंगा गया था। R-63 किंग कोबरा का पहला प्रोडक्शन वर्जन R-63 वेरिएंट था। 7 उत्पादन बैचों में कुल 1725 R-63s बनाए गए थे। ये सभी 2 चरण टर्बोचार्जर के साथ हेलेसन V1710 से 95 इंजन से लैस थे। प्रोपेलर 11 फीट 7 इंच व्यास का था, जो XP-63 प्रोटोटाइप के प्रोपेलर से 1 इंच बड़ा था। 50 R-63 एक विमानों पर 30 राउंड गोला बारूद के साथ ढलमम्मन बंदूकें थीं। 2 सिंक्रोनस 5 कैलिबर मशीन गनों का गोला बारूद भार 270 राउंड प्रति बैरल था। विंग माउंटेड भारी मशीन गनों का गोला बारूद, जो कंटेनरों में विमान के नीचे निलंबित कर दिया गया था, प्रत्येक में 250 राउंड। विमान P-63 ने केवल 20 प्रतियां बनाई। वे अतिरिक्त कवच सुरक्षा और एक अलग प्रकार के रेडियो स्टेशनों की उपस्थिति से पहली श्रृंखला के सेनानियों से भिन्न थे। इन सभी विमानों की आपूर्ति सोवियत संघ को की गई थी और इनमें विंग माउंटेड मशीन गन गोंडोल नहीं थे। अधिकांश किंग कोबरा ने लाल सेना वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। चित्र सोवियत वायुसेना की R-63 को दर्शाता है। लाल सेना में किंग कोबरा का व्यापक रूप से जमीनी लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए उपयोग किया जाता था। विमान को USSR को मानक अमेरिकी पोशाक, गंदे जैतून के शीर्ष और तटस्थ ग्रे तल में ऊर्ध्वाधर पूंछ पर लिखे पीले सीरियल नंबर के साथ वितरित किया गया था। पहचान चिन्ह एक नियम के रूप में वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किए गए थे। सफेद घेरे में लाल तारे। हालांकि लाल सेना वायुसेना के मानक पहचान चिन्हों के उदाहरण थे, बिना किसी मंडल के सफेद सीमा वाले लाल सितारे। हैंगिंग टैंकों को अक्सर चांदी से रंगा जाता था या बिल्कुल भी चित्रित नहीं किया जाता था। कॉकपिट के पीछे धड़ की ऊपरी सतह पर स्थित रेडियो कंपास लूप एंटीना पर ध्यान दें। USAF के किंग कोबरा ने शत्रुता में भाग नहीं लिया। उनका उपयोग लड़ाकू पायलटों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए किया गया था। एक नियम के रूप में इन विमानों में 37 मिमी बंदूकें नहीं थीं और कई के पास कोई हथियार नहीं था। पीले रंग की धड़नाक और R-63 साथ प्रशिक्षकों की बड़ी संख्या पर ध्यान दें। R-63 लड़ाकू विमानों की असेंबली बेल प्लांट में सोवियत संघ को शिपमेंट के लिए अभिप्रेत है। पहचान चिन्ह सफेद घेरे में लाल तारे। प्रोपेलर के स्पिनरों से निकलने वाली 37 मिमी की तोपों के बैरल के आवरणों को चित्र अच्छी तरह से दिखाता है। टेल असेंबली अभी तक स्थापित नहीं की गई है, इसलिए विमान के सीरियल नंबर आगे के धड़ के किनारों पर चाक में लिखे गए हैं। किंग कोबरा सोवियत पायलटों द्वारा अल्सेप्डेश अलास्का साइबेरिया मार्ग के साथ USSR के लिए आसुत थे। स्टालिन के बाजों को अलास्का में विमान मिला। 5 R-63 और लड़ाकू विमानों को RF-63 से ठट भय लक्ष्य विमान में परिवर्तित किया गया।
उन्होंने हथियारों और कवच सुरक्षा को नष्ट कर दिया। माना कवच के बजाय मोटे कवच की आपूर्ति की गई थी। विमान रब 63 से ठड है सीरियल नंबर 42 से 69,654 मूल रूप से पीले नारंगी रंग में कॉकपिट चंदवा के सामने एक काले रंग की विरोधी चिंतनशील पट्टी के साथ चित्रित किया गया था। कॉकपिट के पीछे गायब हवा के सेवन पर ध्यान दें। 1948 में रब 63 से 12-बी विमान का नाम बदलकर QF-63F दत्त कर दिया गया। एक ही विमान, लेकिन एक टेल नंबर के बजाय आगे के धड़ में दोनों तरफ पिन बॉल लिखा होता है। दक्षिणपंथी विमान के नीचे आरक्षित पीवीडी पर ध्यान दें। P-63F से शुरू होकर किंकोब्रस ने गैलन अतिरिक्त ईंधन टैंक या कैलिबर में 500 पाउंड तक के बम के लिए विंग के तहत धारकों को माउंट करना शुरू किया। हालांकि मानक उदर धारक को संरक्षित किया गया था। कुल 130 R-63F विमान निर्मित किए गए। इसके बाद 150 R-63F विमान बनाए गए। सीरीज 7 के साथ शुरुआत करते हुए USAF के लिए नियत किंग कोब्रा को बिना रंग के वितरित किया गया, जबकि लाल सेना वायुसेना के विमान को गंधित जैतून और तटस्थ ग्रे में चित्रित किया जाना जारी रहा। क्षैतिज पूंछ की अवधि में 16 इंच की वृद्धि हुई थी और लिप की तार में 2 इंच की वृद्धि हुई थी। 200 पीरडेक BE सेनानियों को 11 फीट के व्यास के साथ पानी के इंजेक्शन उपकरण और नए यूरो प्रोडक्ट्स प्रोपेलर प्राप्त हुए। R-63 केवल अतिरिक्त कॉकपिट कवच की उपस्थिति में R-63 से भिन्न था। अंतिम श्रृंखला R-63 है। उनमें से 730 का निर्माण किया गया था और लगभग सभी को USSR में भेजा गया था। ढलमम तोप के बजाय इन किंकोब्रस में एक ही कैलिबर की तोपें थीं। तोप के लिए गोला बारूद का भार 38 राउंड तक बढ़ा दिया गया था। बंदूक इलेक्ट्रिक दृष्टि से लैस थी। USAF के लिए पहला मानवयुक्त लक्ष्य विमान P-80 से परिवर्तित किया गया था। मोटे एयरफ्रेम खालों को स्थापित करके और कवच योजना को संशोधित करके 5 विमानों को रब 63-11 लक्ष्य में परिवर्तित किया गया। इंजन सिलेंडर में पानी डालने के लिए हथियार सिस्टम और अतिरिक्त ईंधन टैंक लटकाने के लिए उपकरण विमान से नष्ट कर दिए गए थे। बेहतर दृश्यता के लिए लक्ष्य विमान को पूरी तरह से चमकीले नारंगी पीले रंग में रंगा गया था। पहले लक्ष्य के बाद 5 R-63BE और 95 R-63 थे। इन 100 विमानों को P-63BE से परिवर्तित किया गया था। निर्मित PC की संख्या 1725 आयुध 137 मिमी तोप 40.5 कैलिबर मशीन गन इंजन एलिसन वीट 1710 से 93-95 पावर HP 1325 अधिकतम गति मील प्रति घंटे 410 मील प्रति घंटे 25,000 फीट 7.3 मिनट में 25,000 फीट की चढ़ाई करें। सर्विस सीलिंग 43,000 फीट अधिकतम उड़ान सीमा मिल 2200 लड़ाकू उड़ान रेंज मिल 450 विंग स्पैन फीट 38 फीट 4 इंच लंबाई 32 फीट 8 इंच ऊंचाई 10 फीट 6 इंच खाली वजन 6375 LBS सकल वजन 8800 पाउंड अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,500 पाउंड आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 126 गैलन बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 325 गैलन। चित्र में फिर से रब 63 से ठड है सीरियल नंबर 42 से 69,654। अब विमान पीला नहीं है बल्कि अप्रकाशित ड्यूरलुमिन का रंग है। पिन बॉल नाम सभी किंग कोब्रा का सामान्य उपनाम है। एक अन्य लक्ष्य विमान रब 63 से ठड है सीरियल नंबर 42 से 69,647 फ्रेंगिबल साल किंग कोब्रा की उड़ान में विंग के नीचे लार्ज कैलिबर मशीन गन वाले गोंडोल को निलंबित कर दिया जाता है। किंग कोब्रा की अंडर विंग मशीन गन नैकेल का आकार P-39 के मॉडल एरो काब्रा के नैकेल की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित था। भारी मशीन गन के नीचे गोंडोला हटा दिया गया। R-63 विमान के डैशबोर्ड की आधिकारिक तस्वीर। R-63 RP-63 सोवियत संघ को डिलीवरी के लिए तैयार फाइटर P-63C नए ली गई प्रोफाइल तस्वीर में उदर कील स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। केवल 2 सीटों वाले R-63C विमान को पदनाम TR-63C प्राप्त हुआ। पायलट की सीट के दाईं ओर कॉकपिट इंटीरियर 1 कार्बोरेटर हीटिंग कंट्रोल केवल P-80 पर 2 पायलट के ऑक्सीजन मास्क को ऑक्सीजन सप्लाई ट्यूब 3 केबिन हीटिंग के लिए गर्म हवा की आपूर्ति पाइपलाइन 4 पायलट की सीट बेल्ट 5 पहचान रोशनी नियंत्रण कक्ष 6 सीट बेल्ट 7 गर्म हवा केबिन हीटिंग सिस्टम के नियंत्रण के लिए टॉगल स्विच 8 बाहरी लोड रिलीज हैंडल 9
लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन लैंडिंग गियर हैंडल R63 एस किंग कोब्रा का दूसरा और आखिरी सीरियल मॉडिफिकेशन R63C है। दो उत्पादन बैचों में कुल 1227 R63S का निर्माण किया गया था। दो श्रृंखलाओं के विमानों में उनके बीच कई मामूली अंतर थे। 215 R63S भय पहले बनाए गए थे, तब 1012 R63C नबी। सभी R63Cs 1710 से 117 इंजन से लैस थे और विमान उद्दर पंख की उपस्थिति में R63 से भिन्न था। लैंड लीज के तहत अधिकांश P-63S को सोवियत संघ 300 विमान फ्री फ्रांस प्राप्त हुए। फ्रांसीसी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी अफ्रीका और इटली के हवाई क्षेत्र में गश्त करने के लिए और 1948 में इंडो चाइना में युद्ध अभियानों में P-80 का इस्तेमाल किया। 200 R63Cs को R63C2 भी मानवयुक्त लक्ष्य में अपग्रेड किया गया। R63S पर आधारित लक्ष्य विमान में उद्दर पंख नहीं थे। निर्मित पीसी की संख्या 1227 आयुध 137 मिमी तोप 40.5 कैलिबर मशीन गन इंजन एलिसन वीट 1710 से 117 पावर HP 1355 अधिकतम गति मील प्रति घंटे 410 मील प्रति घंटे 25,000 फीट चढ़ाई दर 25,008.6 मिनट में फीट सर्विस सीलिंग फीट 38,600 अधिकतम उड़ान सीमा मील 2,100 लड़ाकू उड़ान रेंज मील 320 स्विंग स्पैन फीट 38 फीट 4 इंच लंबाई 32 फीट 8 इंच ऊंचाई 12 फीट 6 इंच खाली वजन 6,800 lbs सकल वजन 8,800 पाउंड अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,700 पाउंड आंतरिक ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 128 गैलन बाहरी ईंधन टैंक की अधिकतम क्षमता 225 गैलन। डैशबोर्ड का ऊपरी भाग और कॉकपिट के बाईं ओर का अगला भाग। विमान रखरखाव मैनुअल से छवि 1 दरवाजा खोलने का हैंडल 2 खिड़की 3 गैस 1 और 4 फ्लोरोसेंट लैंप 5 आपातकालीन द्वार रिलीज लीवर 6 लैंडिंग गियर के वापस लेने विस्तार के लिए ध्वनि संकेत 7 चंदवा को गर्म करने के लिए गर्म हवा की आपूर्ति पाइपलाइन 8 पार्किंग ब्रेक 9 दृष्टि पर टॉगल स्विच 10 नियंत्रण घुंडी 11 दृष्टि 12 फ्लोरोसेंट लैंप कंट्रोल हैंडल और राइट कैब डोर 1 कंट्रोल नॉब 2 A12 ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलेटर 3 इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई बटन 4 लैंडिंग गियर रिट्रैक्टिंग रिलीज हैंडल 5 एक्सटर्नल लोड रिलीज हैंडल 6 डोर ओपनिंग हैंडल 7 डोर ग्लास अप डाउन हैंडल 8 स्थलाकृतिक मैप पॉकेट केबिन इंटीरियर पोर्ट साइड 1 कंट्रोल नॉब 2 फ्यूल सप्लाई वाल्व 3 एंटी आइसिंग सिस्टम स्विच 4 एक्सटर्नल वेंट्रल रिलीज सिस्टम हैंडल 5 ट्रिम कंट्रोल 6 सेंट्रल पाइलॉन से एक्सटर्नल लोड रिलीज हैंडल 7 लिप ट्रिम नियंत्रण 8 पतवार ट्रिम नियंत्रण 9 अंडरविंग अनलोडिंग की आपातकालीन रिहाई 10 सीट बेल्ट 11 शोल्डर हार्नेस 200 R63 सीट भय विमान को मानवयुक्त लक्ष्य विमान में अपग्रेड किया गया और पदनाम R63C2 प्राप्त किया। वे R63 के समान थे। 1948 में शेष R63C को F63 सीट भय मानव रहित लक्ष्य में परिवर्तित कर दिया गया। R63S P-80 RP-80G पदनाम P-63 भय के तहत 13 P-63 सेनानियों को 2930 P-63 विमान के लिए एक आदेश प्राप्त करने से पहले बनाया गया था। इन मशीनों को P-63-5 नामित किया गया था। R-63 भय भी 1710 से 109 इंजन से लैस था। इसके अलावा उनके पास R-63 और R-63C विमान के विंग से अलग विंग था। एक ही विंग को बनाया गया एकमात्र P-63D में फिट किया गया था। कुल मिलाकर केवल 2 P-63F ही बनाए गए थे। उन्हें R-63C से केवल एक संकरी ऊर्ध्वाधर पूंछ और भी 1710 से 135 इंजन द्वारा अलग किया गया था। चित्र में निर्मित 2 P-63F में से पहला दिखाया गया है। दूसरा विमान सीरियल नंबर 43 से 11720 था। किंग कोब्रा पर आधारित अंतिम मानवयुक्त लक्ष्य विमान R-63G है। कुल 32 ऐसी मशीनें बनाई गईं। वे 1425 HP 1710 से 135 इंजन द्वारा R-63C से अलग थे। एक प्रयोगात्मक R-63G सीरियल नंबर 45 से 57,300 के साथ एक प्रयोगात्मक विथैल के साथ लगाया गया था। अच्छे परीक्षण परिणामों के बावजूद किंग कोब्रा पर असामान्य पंख जड़ नहीं पकड़ पाए।
किंग कोबरा लैंडिंग गियर की नाक की अकड़ में एयर कोबरा लैंडिंग गियर की अकड़ की तुलना में थोड़ा अंतर होता है। बाहरी रूप से सबसे अधिक ध्यान देने योग्य दो लिंक है। किंग कोबरा के चेसिस के नाक समर्थन के लैंडिंग गियर आला के पंख एयर कोबरा चेसिस की आला के दरवाजे के समान है। नोज लैंडिंग गियर आला के सामने का इंटीरियर काउंटर को हरे रंग से रंगा गया है। आला का आंतरिक भाग पीला है। ब्लैक फ्यूज पैनल नोज गियर व्हील की पिछली दीवार पर स्थित है। बाएं मुख्य लैंडिंग गियर के सामने का दृश्य। दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर की आला का आंतरिक भाग। बाएं मुख्य लैंडिंग गियर का पहिया कुआं। एरो कोबरा के विपरीत किंग कोबरा ने आंतरिक काला दरवाजे स्थापित नहीं किए। बायां मुख्य लैंडिंग गियर अंदर का दृश्य। रैक को हरे रंग से रंगा गया है। दोनों तरफ व्हील रिम सिल्वर हैं। चेसिस आला का आंतरिक भाग और सैश की आंतरिक सतह पीले रंग की होती है। अंदर से देखा गया दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर लेग के शीर्ष का पास से चित्र। दायां मुख्य लैंडिंग गियर बायां सामने का दृश्य। दायां मुख्य लैंडिंग गियर अंदर का दृश्य। हाइड्रोलिक ब्रेक लाइन वायरिंग पर ध्यान दें। कई किंग कोबरा विशेष रूप से सोवियत संघ को शिपमेंट के लिए अभिप्रेत थे। प्रोपेलर पर एक शाफ्ट था जिसने इंजन को ऑटो स्टार्टर से शुरू करने की अनुमति दी थी। प्रोपेलर ब्लेड प्रत्येक ब्लेड पर छाप डेटा और एरो प्रोडक्ट्स के लोगों को लागू किया गया था। धड़ की नाक में निचली सतह पर एक छाया हुआ तेल टैंक वेंट है। तस्वीर स्पष्ट रूप से मशीन गन से खर्च किए गए कारतूसों को निकालने के लिए हैच दिखाती है। बंदरगाह की तरफ एक समान हैच है। किंग कोबरा का कॉकपिट एरा कोबरा के कॉकपिट के समान है। बोर्ड पर दरवाजे के नीचे आधिकारिक विमान विनिर्देश है। दरवाजे के ठीक पीछे इथाइलीन ग्लाइकॉल टैंक की फिलर कैप है। टेंशन रेडियो एंटीना का फ्रंट माउंट। कार्बोरेटर वायु सेवन में एरो कोबरा पर अंडाकार के बजाय एक आयताकार खंड होता है। 12 व्यक्तिगत निकास पाइपों का शीर्ष दृश्य। स्टारबोर्ड की ओर शीथिंग शीट के साथ केंद्र खंड का खंड हटा दिया गया। बिजली के जमीनी स्रोत के ऑनबोर्ड नेटवर्क से जुड़ने के लिए कनेक्टर का कवर खुला है। किंग कोबरा की ऑनबोर्ड बिजली आपूर्ति का वोल्टेज 24 था। लेफ्ट विंग प्लेन के सेंटर सेक्शन की निचली सतह का सेक्शन। केंद्र खंड के मोजे में हवा के सेवन के माध्यम से तेल कूलर और इंजन रेडिएटर को हवा की आपूर्ति की गई थी। छोटे त्रिकोणीय वायु सेवन पर ध्यान दें। वायु नलिकाओं को अंदर से काले रंग से रंगा गया है। धड़ के नीचे एक अतिरिक्त ईंधन टैंक निलंबित है। इस नोड पर 64 या 75 गैलन की क्षमता वाले टैंक लटकाए जा सकते हैं। बाहरी ईंधन टैंक के पीछे का दृश्य। 3 ऑयल कूलर के खुले फ्लैप भी दिखाई दे रहे हैं। एक एयर नेविगेशन लाइट दाएं और बाएं विंगा टिप्स के किनारों पर स्थापित है। एरो कोबरा की तुलना में एक पूरी तरह से अलग एनो स्थापना। किंग कोबरा की पहचान रोशनी एरो कोबरा पर समान उद्देश्य के प्रकाश उपकरणों से भिन्न नहीं होती है। वामपंथी की निचली सतह पर वायुदाब रिसीवर लगा हुआ था। P-39 की तरह वापस लेने योग्य लैंडिंग लाइट के बजाय किंग कोबरा के बाएं पंख वाले विमान के पैर के अंगूठे में एक निश्चित लैंडिंग लाइट थी। किंग कोबरा का सरल विक्षेपण ये प्रारंभ मूल रूप से एरो कोबरा के प्रारंभों से भिन्न था। चित्र एक विक्षेपित दायां प्रारंभ दिखाता है। अधिकतम विक्षेपण कोण 45 डिग्री है। किंग कोबरा के एलेरॉन की त्वचा धातु की होती है, न कि P-39 की तरह कपड़े की। एलेरॉन ट्रिमर केवल P-63CIB और P-63C नभ विमान के लिए उपलब्ध थे। दक्षिणपंथी विमान के पैर के अंगूठे में फोटो मूवी गन का कैमरा लगा होता है। विचलित दाहिना फ्लैप ड्राइव इलेक्ट्रिक। R-63 है पर पतवार की ऊंचाई कील की ऊंचाई के समान होती है। R-63C फाइटर पर उदर पंख लगाने के बाद ऊर्ध्वाधर पूंछ की कुल ऊंचाई पतवार की ऊंचाई से अधिक हो गई। पतवार का आवरण लिनन है। ट्रिमर ड्राइव बाईं ओर स्थित है। पतवार पर ट्रिमर के नीचे एक सफेद ड्रिल आग है। तनाव रेडियो एंटीना को उलटना बंधन। दिशात्मक स्थिरता में सुधार के लिए R-63C फाइटर के वेंट्रल फिन को पेश किया गया था। लिप के नीचे का दृश्य। ट्रिम ड्राइव पर ध्यान दें। ट्रिम टैब केवल बाएं लिप पर है। ट्रिम टैब के बजाय दाएं लिप पर एक एडजस्टमेंट प्लेट लगाई गई है। किंग कोबरा के एलेरॉन की त्वचा धातु की बनी होती है, लेकिन पतवार की त्वचा लिनन की होती है। यांक्स एविएशन म्यूजियम से P-39 फाइटर का डैशबोर्ड। R-63 फाइटर का आयुध कंपार्टमेंट, जिसे फ्रैंक बोर्डमैन ने उड़ाया था। निर्मित 20 P-80 लड़ाकू विमानों में से अधिकांश ने 31वें पीछा समूह के साथ सेवा में प्रवेश किया। ये गंधित जैतून के शीर्ष और तटस्थ भूरे रंग की बोतलों की मानक योजना में चित्रित पहले एयर कोबरा थे।
विमान को यूएसएसी पूर्व युद्ध के रूप में चिह्नित किया गया था। 347वें फाइटर ग्रुप के लेफ्टिनेंट जीत फॉन्टेन का P4U, न्यू कैलेडोनिया, अप्रैल मई 1942। विमान को RAF अर्थ ग्रीन छलावरण योजना में चित्रित किया गया था। P-BE लेफ्टिनेंट IA-35वें फाइटर स्क्वाड्रन के एरिक्सन 8वें फाइटर ग्रुप, मिल्ने बे, न्यू गिनी 1942। 57वें फाइटर स्क्वाड्रन 54वें फाइटर ग्रुप के लेफ्टिनेंट लेस्ली स्पंट का P-39 54वां समूह जून से दिसंबर 1942 तक अलास्का में तैनात था। समूह का विमान अलेउतियन द्वीप समूह के ऊपर संचालित होता था। P-39 के एक तरह वुंडेड फाइटर को 72वें स्क्वाड्रन 21वें फाइटर ग्रुप, मारियाना आइलैंड्स, 1944 के मेजर जोसेफ एक्स पॉवेल ने उड़ाया था। P-10 मेजर VF सिरोटिना, लाल सेना की वायुसेना, 1944। सोवियत संघ को दिए गए किंग कोब्रा को USAF विमान के लिए मानक योजना के अनुसार चित्रित किया गया था। एक गंदा जैतून का शीर्ष और एक तटस्थ ग्रे तल। एक नियम के रूप में पीले रंग में लिखे गए सीरियल नंबर को लंबवत पूंछ पर रखा जाता है। फ्री फ्रेंच एयरफोर्स P-39 के फाइटर GCII रोसिलन, 1944। इस फ्रांसीसी इकाई के विमान ने उत्तरी अफ्रीका के तट पर गश्त करने के लिए कई उड़ानें भरीं। P-63 किंग कोब्रा GCII नॉर्वेग ने इंडो चाइना 1949 से बहाल किए गए P-63 किंग कोब्रा फाइटर पर, जो अब चिनो PC में संग्रहित है, कैलिफोर्निया, जिसे एक बार अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन ने उड़ाया था। बहाली की गुणवत्ता पर ध्यान दें। न केवल हथियारों के साथ धड़के नाकखंड का विवरण पुनः पेश किया जाता है, बल्कि ढलमीमी तोप के गोले पर शिलालेख भी होते हैं। किंग कोब्रा का धनुष आयुध कंपार्टमेंट जिसमें स्किन पैनल हटा दिए गए हैं। एरा कोब्रा की तुलना में धनुष में धड़ की शक्ति संरचना को बंदूक और मशीन गनों के रखरखाव की सुविधा के लिए बदल दिया जाता है। कोई क्षैतिज स्ट्रिंगर नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों तरफ धनुष डिब्बे के बहुत आगे के हिस्से में स्थित हैं। किंग कोब्रा पर तोप और मशीन गन उसी तरह स्थित थे जैसे एरा कोब्रा पर, लेकिन अन्यथा आगे के धड़ डिब्बे का लेआउट पूरी तरह से बदल गया था। किंग कोब्रा कॉकपिट कैनोपी के पिछले हिस्से के माध्यम से देखें। रेडियो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मशीन गन बैरल के बीच एक तेल टैंक है। किंग कोब्रा पर तेल टैंक तक पहुंचना एरो कोब्रा की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है। धड़ के नाक डिब्बे के इंटीरियर को चमकीले पीले रंग में रंगा गया है। तस्वीर स्पष्ट रूप से सही 12.7 मीटर मशीन गन के कारतूस बॉक्स को दिखाती है। R-63 कोब्रा सेनानियों की पायलट सीट। R-63 किंग कोब्रा फाइटर के डैशबोर्ड का सामान्य दृश्य। यह काफी हद तक P-39 एनेरक कोब्रा फाइटर के डैशबोर्ड जैसा ही है। ग्रीन कैब इंटीरियर। R-63 फाइटर के कॉकपिट के बाएं दरवाजे की भीतरी सतह। डैशबोर्ड किंग कोब्रा बड़ा 10। मशीन गनों के मैनुअल रीलोडिंग के लिए हैंडल की अनुपस्थिति पर ध्यान दें। कॉकपिट किंग कोब्रा के बाईं ओर। केबिन एयर कोब्रा के साथ निरंतरता स्पष्ट है। R-63 फाइटर के कॉकपिट के दाहिने दरवाजे की भीतरी सतह। स्थलाकृतिक मानचित्रों की जेब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। केबिन इंटीरियर R-63। सीट विघटित चमकदार लाल अग्निशामक यंत्र पर ध्यान दें। रॉयल एबकाम मुफ्ती लाइब्रेरी से पुस्तक डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। http://royalib.com। पुस्तक के बारे में एक समीक्षा छोड़ें। http://royalib.com/i1_s/r3no_erc_i_detali_constantci.html। लेखक की सभी पुस्तकें http://royalib.com/author/i1_s.html